हेलो द स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने। और आज हम लोग करने वाले हैं क्या, आज हम लोग देखने वाले हैं हमारा चैप्टर इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन का वन शॉट, यानी कि पूरा के पूरा चैप्टर हम लोग एक ही किसमें वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। आई होप कि आप लोगों ने बाकी सारी वीडियोस देख ली होगी जितनी भी मैंने बनाई है। ठीक है, आप सबका स्वागत करता हूं मैं अड्डा 24/7 पर, जो कि आप लोग लेकर आता है बहुत सारे इंपॉर्टेंट ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड वीडियोस, ह्यूमैनिटीज के हर सब्जेक्ट की वीडियोस, बहुत सारे शॉर्ट्स, बहुत सारे नोटिफिकेशंस, बहुत सारे अपडेट्स, और आप सबकी हेल्प करता है आपके एग्जाम में मार्क्स को रेज करवाने में और आपका एग्जाम क्लियर करवाने में। तो क्या आप सब लोग रेडी है? और अगर रेडी है तो फटाफट 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 से दिखाओ मुझे अपने गंदे गंदे से अंगूठे जल्दी से। आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारे पास इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन वाले चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या पढ़ने वाले हम लोग इस चैप्टर में, तो पढ़ के ही देख लेते है ना, इस पे टाइम वेस्ट नहीं करते हम लोग। आइए देखते हैं इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। इंडिया में किस तरीके से इलेक्शंस होते हैं, है ना, और जो सिस्टम हम लोगों ने अडॉप्ट किया, तो हम लोगों ने वो सिस्टम क्यों अडॉप्ट किया, वो सारी बात करेंगे हम लोग। इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी विद पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया में कौन सा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है? पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। क्वेश्चन ये है कि सर पार्लियामेंट्री सिस्टम में, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है? तो अगर हम लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी को देखें, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी में जो हेड ऑफ द स्टेट होता है या हेड ऑफ द कंट्री होता है, वो तो होता है प्रेसिडेंट ऑफ इट। प्रेसिडेंट कौन होता है? प्रेसिडेंट। और अगर हम लोग बात करें कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है, तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है प्राइम मिनिस्टर। हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है? एक सेकंड देना। हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है हमारा? हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस ये है पार्लियामेंट्री सिस्टम में। दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में क्या होता है, जहां पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में या प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में जो हेड ऑफ द कंट्री होता है, हेड ऑफ कंट्री, प्लस जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट, वो एक ही बंदा होता है जिसको हम लोग प्रेसिडेंट कहते हैं। प्रेसिडेंट कहते हैं। सर ये वाला सिस्टम कहां पर देखने को मिलता है हम लोगों को? तो ये वाला सिस्टम हम लोगों को देखने को मिलता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, जहां पे प्रेसिडेंट के पास बहुत ज्यादा पावर्स होती है। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम यूनाइटेड किंगडम में देखने को मिलता है हम लोगों को, इंडिया में देखने को मिलता है हम लोगों को। अगर हम लोग बात करें किसकी, अगर हम लोग बात करें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में क्या होता है? पावर तो होती है प्रेसिडेंट के हाथ में ही। सेमी प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी की बात करता हूं मैं। और यहां पर क्या होता है? यहां पर जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, वो होता है प्रेसिडेंट। कौन होता है? प्रेसिडेंट। सारी की सारी पावर प्रेसिडेंट के ही हाथ में, लेकिन प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को। प्राइम मिनिस्टर के पास ज्यादा पावर्स नहीं होती, या तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, या तो प्राइम मिनिस्टर इसी की पॉलिटिकल पार्टी का बंदा होगा, या किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर होगा। तो हमारे पास तीन सिस्टम है, और इंडिया ने इसमें से कौन सा अपनाया? इंडिया ने इसमें से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को अपनाया। ठीक है सर, क्यों अपनाया उसके बारे में बात करेंगे अपना। ठीक है, तो इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलते हैं हम लोग, विद पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, एंड एट द हार्ट ऑफ द सिस्टम इज द कमिटमेंट टू होल्ड रेगुलर, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं। इंडिया में क्या होते हैं? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होंगे इंडिया में तो प्रॉब्लम हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस 1952 से लेकर लास्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस अगर हम लोग बात करें, रिसेंटली अब 2024 के इलेक्शंस होंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग 2019 के इलेक्शंस देखे, तो ये क्या है? ये सारे के सारे इलेक्शंस फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इंडिया में होते हैं, और फ्री एंड फेयर तरीके से गवर्नमेंट को चूज करा जाता है। किस तरीके से चूज करा जाता है वही पढ़ना है हम लोगों को इस चैप्टर में। आइए देखिए आगे क्या बता रहा है। These elections determine the composition of the government, the membership of the two houses of the parliament, the state and the union territory legislative assemblies, and the presidency and vice presidency। अब देखो जरा ध्यान से, ये बोल रहा है कि इंडिया का जो इलेक्शन सिस्टम है, इसके थ्रू हम लोग क्या क्या चूज करते हैं। तो इसके थ्रू हम लोग सबसे पहले तो चूज करते हैं कि भैया गवर्नमेंट कौन बनेगी, और गवर्नमेंट किसकी बनेगी, और गवर्नमेंट कैसे बनेगी। ठीक है, उसके बारे में पढ़ना है हम लोगों को। उसके बाद जो टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट है हमारे पास पार्लियामेंट के तीन पार्ट होते हैं। कौन से पार्ट होते हैं हमारे पार्लियामेंट के? तो अगर हम लोग पार्लियामेंट की बात करें, तो पार्लियामेंट में हमारे पास लोकसभा है, पार्लियामेंट में हमारे पास राज्यसभा है, ठीक है, और पार्लियामेंट में हमारे पास प्रेसिडेंट है।
आगे ना, लेकिन प्रेसिडेंट जो होता है, प्रेसिडेंट जो होता है वो क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट बट इट इज नॉट अ हाउस। हाउस नहीं है, प्रेसिडेंट के अंदर जाके बैठ सकते हो क्या? नहीं बैठ सकते ना। तो हम लोग क्या है, लोकसभा में बैठ सकते हैं, राज्यसभा में बैठ सकते हैं, 2 हाउसेस है हमारे किसमें, पार्लियामेंट में। इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि हमारे पास बाई कैमरल लेजिस्लेचर है या बाई कैमरल पार्लियामेंट है, क्योंकि 2 हाउसेस है। कई जगह पर क्या होता है, एक ही हाउस होता है, ठीक है, तो उसको यूनिक कैमरल हाउस, यूनिक कैमरल लेजिस्लेचर या यूनिक कैमरल पार्लियामेंट बोला जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हमारे पास क्या, हमारे पास लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है, ठीक है। और हम लोग यही तो चूज करते हैं कि इस लोकसभा में जाकर कौन बंदा बैठेगा, है ना। और हम लोग यही तो चूज करते हैं कि इन राज्यसभा में जाकर कौन बैठेगा। सर राज्यसभा के लिए तो हम लोग थोड़ी ना चूज करते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। हाँ हाँ इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, लेकिन वो एमएलए को तो तुम ही चूज कर रहे हो ना, बोलो, तुम लोग एमएलए चूज करते हो और फिर उन एमएलए, वो एमएलए ही जाकर क्या करते, राज्यसभा में बैठते एज राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इंडिया में जो इलेक्शन सिस्टम है उससे हम लोग गवर्नमेंट का कंपोजिशन डिसाइड करते हैं। हम लोग डिसाइड करते हैं कि इन 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट में कौन कौन लोग जाकर बैठेंगे। द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी लेजिस्लेटिव असेंबलीज, तो हर स्टेट में हमारे पास क्या है, विधानसभा है। विधानसभा में जैसे महाराष्ट्र की विधानसभा कहाँ पर होगी, महाराष्ट्र में होगी, ठीक है। हरियाणा की विधानसभा, पंजाब की विधानसभा कहाँ पर होगी, चंडीगढ़ में होगी। विधानसभा क्या होती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जहां पर चीफ मिनिस्टर और बाकी एमएलएस बैठते हैं। यहाँ पर कौन बैठता है, यहाँ पर एमपीज बैठते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं हम लोग, एंड प्रेसिडेंसी एंड वाइस प्रेसिडेंसी, तो हम लोग ये भी इलेक्शंस के थ्रू, इंडिया का जो इलेक्शन सिस्टम है उसके थ्रू हम लोग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी क्या करते हैं, चूज करते हैं, और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी चूज करते हैं। किस तरीके के इनके इलेक्शंस होंगे उसके बारे में भी आगे हम लोग बात करेंगे। आगे आते, आगे देखिए क्या बता रहा है ये, इलेक्शंस इन इंडिया आर इवेंट्स इन्वॉल्विंग पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी ऑन अ अमेजिंग स्केल। ये बोल रहा है कि इंडिया के जो इलेक्शंस होते हैं इसमें लार्ज स्केल पर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन होता है। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का मतलब क्या, लोग अपनी अपनी पार्टी को चूज करते हैं, है ना, और उसको वोट करते हैं। जो उनसी पॉलिटिकल पार्टी की ज्यादा सीट्स आएंगे वो लोग जाकर गवर्नमेंट बना लेते हैं। किस तरीके से बनाई जाएगी उसके बारे में बात करते हैं हम लोग, लेकिन आगे आते हैं। फिलहाल फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। अब देखिए इंडिया ने जो इलेक्शन का सिस्टम चूज किया है वो है एफपीटीपी सिस्टम, जिसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये क्या सिस्टम है, ये क्या सिस्टम है। मैं समझाता हूँ, बहुत इजी सिस्टम है, ठीक है। इंडिया में मान लो लोकसभा के इलेक्शंस हो रहे हैं, किसके इलेक्शंस हो रहे हैं, लोकसभा के इलेक्शन। लोकसभा में टोटल सीट्स कितनी है हमारे पास, तो हमारे इंडिया में लोकसभा में टोटल सीट्स 543 है। कितनी सीट्स है टोटल, 543 सीट्स है, ठीक है। जिस भी पॉलिटिकल पार्टी की सीट्स आधे से ज्यादा आ जाएगी, 543 का हाफ कर दो कितना आएगा, 271। आधे से ज्यादा का मतलब 271 प्लस 1 272। जिसकी भी 50% प्लस 1 सीट आ जाएगी वो बंदा क्या करेगा, गवर्नमेंट बना लेगा। वो बंदा क्या करेगा, गवर्नमेंट बना लेगा। बड़ी इजी है, ठीक है। सर एग्जांपल दो ना, कोई एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को। 2019 के इलेक्शंस पे आते हैं। 2019 के इलेक्शंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस के 52 सीट्स आए। कितने सीट्स आए, 52, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी के कितने सीट्स आए, 303। क्या ये 303 का नंबर 272 से ज्यादा है, हाँ 272 से ज्यादा है, मतलब मेजोरिटी आई है इनकी, हाँ मेजोरिटी आई है। मतलब गवर्नमेंट कौन बनाएगा, भारतीय जनता पार्टी वाले बनाएंगे, है ना। और भारतीय जनता पार्टी के 303 मेंबर्स जाकर बैठेंगे लोकसभा में, और इन 303 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो चूज करे हैं किसने, हम लोगों ने वोट देकर, ये 303 जने जो है इसमें से किसी एक बंदे को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाएगा। वो पार्टी का डिसीजन है, पार्टी जिस मर्जी को बनाए। पार्टी ने चूज करा प्रधानमंत्री एज किसको, नरेंद्र मोदी को, तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इस तरीके का सिस्टम हम लोगों ने चूज करा, ठीक है। लेकिन किस तरीके से इलेक्शंस होते हैं उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। हमारे पास लोकसभा में कितनी सीट्स है, 543। तो इंडिया के पूरे के पूरे इंडिया को 543 अलग अलग हिस्सों में बांटा जाएगा। कैसे, यह है इंडिया। इंडिया लोकसभा में कितनी सीट्स है, 543। मतलब पूरे इंडिया में से सिर्फ 543 लोगों को जगह मिलेगी लोकसभा में, हाँ कि ना। ये देखो, तो इंडिया को क्या करा जाएगा, बांटा जाएगा 543 अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग रीजन्स में। ये 543 जो अलग अलग रीजन्स होंगे, यहाँ पर पॉपुलेशन रफली सेम होगी। अगर यहाँ पे 10 लाख की पॉपुलेशन है तो यहाँ पे भी 10 लाख की पॉपुलेशन होगी रफली, है ना। हो सकता है यहाँ पे 11 लाख है, यहाँ पे 10.5 लाख है, हो सकता है, ठीक है। तो रफली हर जगह पे पॉपुलेशन जो होती है वो क्या होती है, सेम होती है। इंडिया को कितने हिस्सों में बांटा हम लोगों ने, 543 अलग अलग हिस्सों में बांटा, ठीक है। अब ये जो हर एक हिस्सा है इसको बोला जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंसी। क्या बोला जाएगा इसको,
कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है, या फिर इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी या इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है? वो एरिया जहां पर इलेक्शंस होने वाला है और हर पार्टी अपना उम्मीदवार यहाँ पे खड़ा करेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे इस वाले एरिया में बीजेपी ने अपना एक कैंडिडेट खड़ा करा, भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा करा, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक बंदा खड़ा करा अपना, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ने एक बंदा खड़ा करा अपना, ठीक है, और किसने, और मान लो कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ले लो, समाजवादी पार्टी ने एक बंदा खड़ा करा अपना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? टोटल वोट देने वाले लोग कितने हैं? तो टोटल वोट देने वाले लोग हैं 10 लाख, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। अब एफपीटीपी सिस्टम होता क्या है, इसको ध्यान से सुनना। मान लो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के 50,000 वोट आए, कितने आए? 50,000, ठीक है। मान लो इंडियन नेशनल कांग्रेस वाले के आए 1 लाख वोट, 1 लाख, 1 लाख वोट आए, ठीक है। ये जो तीसरा बंदा था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वाला, सीपीआई वाला, इसके आए 3 लाख वोट, कितने आए? 3 लाख। और ये जो समाजवादी पार्टी वाला बंदा था, सोशलिस्ट पार्टी का, इसके आए मान लो 2.5 लाख। मुझे बताओ इलेक्शन कौन जीता? इलेक्शन कौन जीता? इलेक्शन ऑफ कोर्स हम लोगों को दिख रहा है कि 3 लाख वाला, 3 लाख वोट जिसको पड़े, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वाला, वो इलेक्शन जीत गया, ठीक है। अब ध्यान से सुनना जो क्या मैं बता रहा हूं। क्या ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वाला बंदा जिसके 3 लाख वोट आए, क्या उसके पास आधे भी वोट है? नहीं है। 10 लाख का आधा कितना होता है? 5 लाख। इसके पास 5 लाख वोट भी नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिर भी वो इलेक्शन जीतता रहा, क्यों? क्योंकि इसके पास बाकियों से ज्यादा वोट्स है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब मेजोरिटी वोट जिसके पास होंगे वो इलेक्शन जीतता है। यही है एफपीटीपी सिस्टम, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, कि भैया पहले कंपटीशन जीत के आओ, पहले कंपटीशन जीतो और फिर सीट पाओ किसमें? लोकसभा में। समझ में आया कि नहीं आया? इसी को एफपीटीपी सिस्टम बोला जाता है। देखो क्या बोल रहा है, अंडर दिस सिस्टम द एंटायर कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। पूरे की पूरी कंट्री को 543 अलग अलग हिस्सों में बांटा हम लोगों ने, बिल्कुल बांटा। आगे आते हैं। ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट्स 1 रिप्रेजेंटेटिव। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से सिर्फ एक ही बंदा चुन के आएगा और उसको बिठा दिया जाएगा लोकसभा में। बोलो हाँ कि ना? The candidate who secures the highest number of votes in that constituency is declared elected। और उस constituency में जिसके पास सबसे ज्यादा वोट्स होंगे वो क्या होगा? उसको हम लोग इलेक्ट कर लेंगे, उसको हम लोग इलेक्टेड बोल देते हैं और उसको बिठा देते हैं लोकसभा में। It is important to note that in this system whoever has more votes than all other candidates is declared elected। और यहाँ पर ये नहीं देखा जा रहा कि भैया बहुत ज्यादा वोट्स किसके पास है, 5.5 लाख वोट किसी। तुम्हें जनता के बहुत ज्यादा वोट्स की जरूरत नहीं है, तुम्हें तुम्हारे अगेंस्ट में जो कैंडिडेट खड़े उनसे ज्यादा वोट्स की जरूरत है इलेक्शन जीतने के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे बोलो बाबा, पक्की बात है, ठीक है। आगे है, इजी है, बहुत इजी। द विनिंग कैंडिडेट नीड नॉट सिक्योर अ मेजोरिटी ऑफ द वोट्स। ये बोल रहा है कि जो विनिंग कैंडिडेट है इसको 10 लाख में से 6 लाख वोट की जरूरत नहीं है, बस किसकी जरूरत है? बाकी कैंडिडेट से ज्यादा वोटों की जरूरत है। दिस मेथड इज कॉल्ड द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम और एफपीटीपी सिस्टम। इसी सिस्टम को एफपीटीपी सिस्टम या फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम कहा जाता है। दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड द प्लूरैलिटी सिस्टम। पेपर में आता है क्वेश्चन, व्हाट इज प्लूरैलिटी सिस्टम, और बच्चे एकदम बौखला जाते हैं, अरे पता नहीं क्या पूछ लिया, पता नहीं क्या पूछ लिया, है ना? क्या पूछा? एफपीटीपी सिस्टम पूछा। तो अगर पेपर में प्लूरैलिटी सिस्टम के बारे में क्वेश्चन आए या एफपीटीपी सिस्टम के बारे में क्वेश्चन आए तो आप लोग लिख दोगे, इजी है, ठीक है। दिस इज द मेथड ऑफ इलेक्शन प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में इसी सिस्टम को लिखा गया है, ठीक है। आगे चलिए, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, पीआर सिस्टम को देखते हैं कि पीआर सिस्टम क्या होता है। देखिए जरा, ईच पार्टी फिल्स इट्स कोटा ऑफ सीट्स बाय पिकिंग दोज मेनी ऑफ इट्स नॉमिनीज फ्रॉम अ प्रेफरेंस लिस्ट दैट हैज बीन डिक्लेयर्ड बिफोर द इलेक्शंस। अब देखो, पीआर सिस्टम कंप्लीटली एक अलग सिस्टम है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसमें ये वाला सिस्टम हम लोगों ने नहीं अपनाया, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने कौन सा अपनाया? एफपीटीपी सिस्टम। लेकिन ये सिस्टम समझने की जरूरत है हम लोगों को कि बाकी देशों में किस तरीके से इलेक्शंस वगैरह होते हैं, ठीक है। तो कुछ देशों में, जैसे कि हम लोग इजराइल को देखें, है ना, तो वहां पर ये वाला सिस्टम होता है। क्या होता है? पॉलिटिकल पार्टीज, मान लो कि ये पॉलिटिकल पार्टी ए है, ये पॉलिटिकल पार्टी बी है, ये पॉलिटिकल पार्टी सी भी है, ठीक है। ये तीनों के तीनों इलेक्शंस लड़ने वाले हैं। ये लोग क्या करते हैं? पहले से ही लिस्ट बना लेते हैं। क्या करते हैं? लिस्ट बना लेते हैं कि हमारी तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये मेंबर से जो इलेक्शन लड़ेंगे। इस वाली पॉलिटिकल पार्टी ने भी क्या करा? 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैंडिडेट्स का नाम दे दिया कि भैया ये वाले बंदे हमारे यहाँ से इलेक्शंस लड़ने के लिए रेडी है। और ये वाले लोग भी क्या कर देंगे? अपने 10
कैंडिडेट्स का नाम पहले से ही दे देंगे और पब्लिक को इनका नाम पता चल जाएगा। ठीक है, दूसरा सिस्टम क्या है इसमें, दूसरी चीज क्या है इसमें, दूसरी चीज इसमें यह है कि फिर इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, लोग क्या करते हैं, अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देते हैं। याद रखना, कैंडिडेट को वोट नहीं दिया जा रहा, किसको वोट दिया जा रहा है, पार्टी को वोट दिया जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मान लो वोटिंग के हिसाब से जो सी वाली पॉलिटिकल पार्टी थी, इसको 30% सीट मिले, 30% वोट मिले, टोटल वोट्स के कितने परसेंट, 30% वोट्स मिले। ए वाली जो पॉलिटिकल पार्टी है, इसको टोटल वोट्स के कितने परसेंट, मान लो 40% वोट्स मिले, और ये वाली जो पॉलिटिकल पार्टी है, इसको टोटल वोट्स के 30% वोट्स मिले, कितने परसेंट, 30% इसको वोट्स मिले। ठीक है, तो इसको अलग परसेंटेज ऑफ वोट्स, इसको अलग परसेंटेज ऑफ वोट, और इसको अलग परसेंटेज ऑफ वोट्स मिले। मान लो कि ये जो इजराइल है, इजराइल के पार्लियामेंट में, इजराइल के पार्लियामेंट में सिर्फ और सिर्फ कितने, 100 सीट से, कितनी सीट से, 100 सीट से। तो ए वाली जो पॉलिटिकल पार्टी थी, ए वाली पॉलिटिकल पार्टी, इसको कितने परसेंट वोट मिले थे, 40% वोट। तो ए वाली पॉलिटिकल पार्टी के 40% बंदे, यानी कि इस पार्लियामेंट में 40% बंदे कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के बैठेंगे, ए वाली पॉलिटिकल पार्टी के बैठेंगे। बी वाली पॉलिटिकल पार्टी को 30% वोट मिले, तो बी वाली पॉलिटिकल पार्टी के 30% बंदे इस पार्लियामेंट में बैठेंगे, और सी वाली पार्टी को भी 30% वोट मिले थे, तो ये लोग भी 30% लोग क्या करेंगे, पार्लियामेंट में बैठेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसका मतलब 40 सीट्स किसकी पक्की होगी, ए वालों की, 30 सीट्स किसकी पक्की होगी, बी वालों की, और 30 सीट्स किसकी पक्की होगी, सी वालों की। मतलब जितने परसेंटेज ऑफ वोट्स तुम्हें मिलते हैं, उतनी परसेंटेज ऑफ सीट्स तुम लोगों को मिलती है पीआर सिस्टम में। क्लियर आया कि नहीं आया? ठीक है, हम लोगों ने कौन सा अपनाया, एफपीटीपी। बाकी जगह पर, बहुत सारी जगहों पर कौन सा, पीआर सिस्टम भी चलता है। क्या पीआर सिस्टम बढ़िया सिस्टम है सर? हाँ, अच्छा सिस्टम है। क्यों अच्छा सिस्टम है? क्योंकि फिर यहाँ पर हर कम्युनिटी, हर रिलीजन वाले लोगों को क्या मिलता है, इक्वल परसेंटेज ऑफ सीट्स मिलती है। अगर हम लोग बात करें हमारे वाले पार्लियामेंट की, तो अगर हम लोग मुस्लिम्स को देखें, तो अबाउट 17% ऑफ मुस्लिम्स की पॉपुलेशन है इंडिया में, लेकिन मुस्लिम्स कितने बैठते हैं पार्लियामेंट में जाकर, तो पार्लियामेंट में मुस्लिम 2 या 3% है बस। ठीक है, लेकिन पॉपुलेशन कितनी है, तो पॉपुलेशन के हिसाब से उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा, पीआर सिस्टम में मिल जाता है। ठीक है, तो इंडिया में ये वाला सिस्टम भी चल जाता, लेकिन नहीं चलाएगा। ठीक है, ईच पार्टी फिल्स इट्स कोटा ऑफ सीट्स बाय पिकिंग दोज मेनी ऑफ इट्स नॉमिनीज फ्रॉम अ प्रेफरेंस लिस्ट दैट हैज बीन डिक्लेयर्ड बिफोर इलेक्शंस। अब देखो, अब ये जो लिस्ट दे दी गई थी ना, पहले से इन लोगों ने लिस्ट निकाली थी कि भैया अगर हम लोग इलेक्शन जीतते हैं, या फिर हमें जितने परसेंटेज ऑफ वोट्स आते, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इन बंदों को पार्लियामेंट में बिठाएंगे। तो इसी लिस्ट वाले बंदों को उठा के पार्लियामेंट में बिठाया जाएगा। चलिए आगे, पक्की बात है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्या बता रहा है, इन दिस सिस्टम अ पार्टी गेट्स द सेम प्रोपोर्शन ऑफ सीट्स एज इट्स प्रोपोर्शन ऑफ वोट्स। जितने सीट से जितने परसेंटेज ऑफ वोट्स मिले इनको, उतने ही परसेंटेज ऑफ सीट्स मिलेगी इनको पार्लियामेंट में। इन इंडिया वी हैव एडॉप्टेड पीआर सिस्टम ऑन अ लिमिटेड स्केल फॉर इनडायरेक्ट इलेक्शंस। इंडिया में हम लोगों ने पीआर सिस्टम का इस्तेमाल किया है, लेकिन किस लिए, लिमिटेड स्केल के लिए, है ना। कौन से इलेक्शंस में होता है उसके बारे में बात हम लोग आगे करेंगे। The Constitution prescribes a third and complex variation of the PR system for the election of President, Vice President and for the election of the Rajya Sabha and Vidhan Parishad। ये बोल रहा है क्या, ये बोल रहा है कि इंडिया में भी PR सिस्टम का इस्तेमाल होता है, लेकिन इंडिया में PR सिस्टम का इस्तेमाल होता है सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए, और किसके इलेक्शंस के लिए, और एंड फॉर द इलेक्शंस ऑफ द राज्यसभा। ठीक है, तो राज्यसभा के इलेक्शंस इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। सर कैसे होते हैं राज्यसभा के इलेक्शंस, चलो मैं बताता हूं, एग्जांपल देता हूं। दिल्ली की जो विधानसभा है ना, देखो ये दिल्ली है, दिल्ली में विधानसभा होगी। विधानसभा क्या है, विधानसभा मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली, है कि ना। और विधानसभा में कौन बैठेंगे, MLA बैठेंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा को लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाता है इंग्लिश में, लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाता है इंग्लिश में, बोलो हाँ कि ना। ठीक है, अब दिल्ली की विधानसभा में कौन बैठेंगे, MLA होंगे, और इनमें से एक MLA चूज कर दिया जाता है एज अ मेंबर ऑफ, एज अ चीफ मिनिस्टर। ठीक है, हर स्टेट में ऐसे ही होता है। ठीक है, दिल्ली की विधानसभा में सीट से 70, कितनी सीट से 70, तो दिल्ली को कितने हिस्सों में बांटा जाएगा, 70 अलग अलग हिस्सों में। कितने अलग अलग हिस्सों में, 70 डिफरेंट
कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा जाएगा इसको। समझ में आया कि नहीं? मान लो हम लोग बात करते हैं 2020 में जो इलेक्शंस हुए हैं, कहाँ पे? दिल्ली में, उसकी बात करते हैं। ठीक है, 2020 के इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी इलेक्शंस में खड़ी हुई थी, 2020 के इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी भी खड़ी हुई थी दिल्ली में इलेक्शंस में, और इंडियन नेशनल कांग्रेस भी खड़ी हुई थी इलेक्शंस में। ठीक है, होगा क्या? दिल्ली को 17 अलग अलग हिस्सों में क्या करा है? बांटा गया है। तो यहां से एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में बीजेपी भी अपना उम्मीदवार उतारेगी, भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस भी अपना उम्मीदवार उतारेगी, और आम आदमी पार्टी भी अपना उम्मीदवार उतारेगी। बोलो हाँ कि ना? बिल्कुल हाँ। अब देखिए जरा क्या होगा। गवर्नमेंट बनाने के लिए कितने सीट्स चाहिए? 70 को आधा कर दो, कितना आया? 35, प्लस 1 कर दो, कितना आया? 36। 36 सीट्स जिसकी आ जाएगी वो क्या करेगा? गवर्नमेंट बना लेगा। 2020 के दिल्ली के इलेक्शंस के रिजल्ट आए, आम आदमी पार्टी के कितने सीट्स आए? आम आदमी पार्टी के सीट्स आए 62, भारतीय जनता पार्टी के 8, कांग्रेस के 0, कांग्रेस के 0। तो अब मुझे ये बताइए कि सबसे ज्यादा सीट्स किसके? आम आदमी पार्टी के। क्या आम आदमी पार्टी मेजॉरिटी लेकर आ रही है? हाँ, मेजॉरिटी से ज्यादा सीट्स है इसके पास। गवर्नमेंट कौन बनाएगा? आम आदमी पार्टी बनाएगा। मतलब इस 70 सीट की विधानसभा में 62 बंदे आम आदमी पार्टी के बैठेंगे और 8 बंदे बैठेंगे किसके? भारतीय जनता पार्टी के। ठीक है, गवर्नमेंट किसकी बनेगी? आम आदमी पार्टी की। अब आम आदमी पार्टी इन 62 एमएलएज में से, इनको क्या बोलेंगे? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोलेंगे इनको। क्यों एमएलए बोलेंगे? क्योंकि ये लोग लेजिस्लेटिव असेंबली में जाकर बैठेंगे तो उसके मेंबर है, तो MLA बनेंगे ये लोग। बोलो हाँ कि ना? अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज सुनिए क्या हो रही है यहाँ पर। अब हम लोगों ने गवर्नमेंट बना दी और आम आदमी पार्टी ने इन 62 लोगों में से अरविंद केजरीवाल को चूज कर लिया कि भैया हमारा चीफ मिनिस्टर ये है। ठीक है, अब ध्यान सुनो, हमें ये तो पता लग गया कि लोकसभा के इलेक्शंस कैसे होते हैं, लेकिन हम लोगों को अभी तक ये नहीं पता कि राज्यसभा में कौन आकर बैठता है। तो याद रखना, राज्यसभा को इंग्लिश में बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स। क्या बोला जाता है? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। मतलब हर स्टेट से बंदा आकर यहां पर बैठता है। मतलब दिल्ली का भी बंदा आकर यहां पर बैठेंगे, दिल्ली वाले लोग भी आकर यहां पर बैठेंगे, बिल्कुल बैठेंगे। सर राज्यसभा में दिल्ली की कितनी सीट्स है? तो राज्यसभा में दिल्ली की 3 सीट्स है। सर आपको कैसे पता चला 3 सीट्स है? क्योंकि डिसाइडेड है ऑलरेडी, है ना। जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा, उस स्टेट को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलता है राज्यसभा में। जिस स्टेट की पॉपुलेशन कम, उस स्टेट को कम रिप्रेजेंटेशन मिलता है राज्यसभा में। सर सबसे ज्यादा कौन से स्टेट की जनता यहां पर बैठती है राज्यसभा में? तो अगर हम लोग देखें तो उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है स्टेट्स में। अरे बोलो हाँ कि ना? हाँ, तो उत्तर प्रदेश के 31 लोग राज्यसभा में बैठते हैं। तो उत्तर प्रदेश के कितने सीट्स है राज्यसभा में? 31 है। अगर हम लोग बात करें दिल्ली के कितने, तो 3 सीट्स है दिल्ली की। ठीक है, अब दिल्ली से 3 बंदे आकर राज्यसभा में बैठेंगे, लेकिन सर क्वेश्चन ये है कि ये 3 बंदे होंगे कौन? ठीक है, तो ये 3 बंदे कौन होंगे? देखो, दिल्ली की विधानसभा में कितनी सीट्स थे? 70 सीट्स। तो दिल्ली, ये जो 70 एमएलएस थे, 70 एमएलएस, इनको 3 हिस्सों में बांटा जाएगा, 1, 2, 3। ठीक है, क्यों? क्योंकि 3 सीट्स है ना, तो 3 सीट के चुनाव होंगे। सर ये चुनाव होंगे कहां पर? ये दिल्ली की विधानसभा में ही चुनाव होंगे। ठीक है, अब देखो चुनाव होते कैसे। इन 70 बंदों को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 23, 23, 24। ठीक है, 23, 23, 46, 46 और 24, 70 हो। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। इसमें 23 एमएलए है, इसमें 23 एमएलए है, इसमें 24 एमएलए है। बिल्कुल है सर। ठीक है, अब जो जो पॉलिटिकल पार्टी इस विधानसभा में है वो अपना अपना कैंडिडेट उतारेगी। मतलब दिल्ली की विधानसभा में कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज है? या तो आम आदमी पार्टी है या तो बीजेपी है। क्यों? बीजेपी के 8 एमएलए और आम आदमी पार्टी के 62 एमएलए। ठीक है, तो अब सीन क्या हो गया? यहां पर आम आदमी पार्टी अपना कैंडिडेट उतारेगी, बीजेपी भी अपना कैंडिडेट उतारेगी। आम आदमी पार्टी अपना कैंडिडेट उतारेगी, बीजेपी भी अपना कैंडिडेट उतारेगी। आम आदमी पार्टी अपना कैंडिडेट उतारेगी, बीजेपी भी अपना कैंडिडेट उतारेगी। और अब यहां पर वोटिंग होगी। अब मुझे बताओ कि इन 23 जनों में आम आदमी पार्टी के ज्यादा मेंबर्स होंगे या बीजेपी के ज्यादा होंगे? ऑफकोर्स आम आदमी पार्टी के ज्यादा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास 62 सीट है और बीजेपी के पास सिर्फ 8। तो बीजेपी किसी भी हालत में जीत नहीं पाएगी इलेक्शंस। ठीक है, यहां पर भी आम आदमी पार्टी का बंदा जीतेगा, यहां पर भी आम आदमी पार्टी का बंदा जीतेगा और यहां पर भी आम आदमी पार्टी का बंदा जीतेगा। अब जो जो मेंबर्स जीते हैं
इलेक्शंस में ये 3 मेंबर्स जाकर बैठेंगे राज्यसभा। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। राज्यसभा में जाकर बैठेंगे। इस तरीके से इलेक्शंस होते हैं किसके? राज्यसभा के। ठीक है, तो राज्यसभा में हर स्टेट के क्या सीट्स डिसाइडेड है। जैसे सिक्किम है, सिक्किम का एक ही स्टेट है, एक ही सीट है यहाँ पर, क्योंकि पॉपुलेशन कम है। ठीक है, तो एक ही बंदा सिक्किम से आकर बैठता है कहाँ पर? राज्यसभा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कितनी सीट्स है? तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 403 सीट्स है, 403 है कि ना। तो क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है इस वजह से विधानसभा में सीट्स भी ज्यादा है, और विधानसभा में सीट ज्यादा है इस वजह से राज्यसभा में भी सीट ज्यादा है। क्लियर है? एकदम 100% क्लियर है, एकदम टन टनाटन समझ में आ गया। तो ये क्या बोल रहा है कि हम लोग कौन से इलेक्शंस में हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में, किसके? राज्यसभा के इलेक्शंस में क्या करते हैं? पीआर सिस्टम को महत्व देते हैं। ठीक है, आगे चले, चलो आगे चलते हैं। विधान परिषद के इलेक्शंस में भी किस तरीके से ये इलेक्शंस होते हैं विधानसभा, विधान परिषद वगैरह के, तो इसके बारे में बात करेंगे अपन आगे। चलो आगे आते हैं। कंपैरिजन ऑफ द एफपीटीपी एंड पीआर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस। ये बोला कंपैरिजन करते हैं एफपीटीपी सिस्टम का और पीआर सिस्टम का। कंट्रीज डिवाइडेड इनटू स्मॉल ज्योग्राफिकल यूनिट्स कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंसीज और डिस्ट्रिक्ट्स। ये बोल रहा है क्या? एफपीटीपी सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं? पूरी की पूरी कंट्री को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करते हैं। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है एफपीटीपी सिस्टम में। आगे आते हैं। एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट्स वन रिप्रेजेंटेटिव। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया जाता है। वोटर वोट्स फॉर अ कैंडिडेट। वोटर किसको वोट कर रहा है? पार्टी को वोट नहीं कर रहा है, कैंडिडेट को वोट कर रहा है कि भैया मेरे एरिया में मैं किसको चूज करूंगा। लोग पार्टी नहीं देखते हैं इंडिया में। इंडिया में क्या देखते हैं? पार्टी तो देखते हैं, वो अलग बात है, लेकिन सबसे पहले क्या देखते हैं कि भैया जिस बंदे को मैं वोट दे रहा हूं मेरे एरिया में वो बंदा सही है नहीं है। अगर वो सही है तो मैं उसको वोट दूंगा, अगर सही नहीं है तो वोट नहीं दूंगा। अब पार्टी में गेट मोर सीट्स देन वोट्स इन द लेजिस्लेचर। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? पार्टी को जितने वोट्स मिले उससे ज्यादा सीट्स मिल सकती है। एग्जांपल देता हूं एफपीटीपी सिस्टम में, क्योंकि एफपीटीपी सिस्टम का सिस्टम क्या है? एफपीटीपी सिस्टम में तुम लोगों को बहुत ज्यादा वोट्स लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा वोट्स लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बाकियों से ज्यादा वोट्स लेने। अगर हम लोग बात करें 2019 के इलेक्शन की, 2019 के इलेक्शन की, तो 2019 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले लोग कितने परसेंट थे? 37%। 37% लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। समझ में आया कि नहीं? कितने परसेंट लोगों ने? 37%, मतलब 63% इंडिया ने भारतीय जनता पार्टी को 2019 के इलेक्शंस में वोट नहीं दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास सीट्स कितनी है? कितनी सीट्स है? 303 सीट्स, है ना। मतलब जितने तुम्हारे पास जितने परसेंटेज ऑफ वोट्स है उससे कई गुना ज्यादा तुम लोगों को सीट्स मिल सकती है एफपीटीपी सिस्टम में। लेकिन पीआर सिस्टम में ऐसा नहीं होता। पीआर सिस्टम में जितने परसेंटेज ऑफ तुम्हें वोट्स मिलते हैं उतने ही परसेंटेज ऑफ तुम्हें सीट्स मिलेगी। क्लियर है? कैंडिडेट हु विंस द इलेक्शन मे नॉट गेट मेजोरिटी। ये बोल रहा है क्या? ये बोल रहा है कि कैंडिडेट, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का एक कैंडिडेट जीत गया, इलेक्शन जीत गया। ठीक है, लेकिन अगर हम टोटल मेजोरिटी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को मेजोरिटी मिल रही है। जरूरी थोड़ी है कि ये बंदा गवर्नमेंट में बैठेगा, ये तो अपोजिशन में बैठेगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि एफपीटीपी सिस्टम में क्या होता है? कैंडिडेट हु विंस द इलेक्शन मे नॉट गेट द मेजोरिटी। जरूरी नहीं है कि वो गवर्नमेंट बनाएगा। ठीक है, और ऐसा सिस्टम कहां पर देखने को मिलता है हम लोगों को? यूके में देखने को मिलता है और इंडिया में देखने को मिलता है। डन, आगे आते हैं। पीआर सिस्टम देखो क्या, लार्ज ज्योग्राफिकल एरियाज आर डिमार्केटेड एज कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इसमें क्या हुआ? पीआर सिस्टम में क्या होता है? पीआर सिस्टम में बड़े बड़े ज्योग्राफिकल एरियाज को क्या करा जाता है? कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाया जाता है। मतलब क्या? ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये तीसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये चौथी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। बड़े बड़े एरियाज को कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दिया जाता है। एफपीटीपी सिस्टम में क्या था? छोटे छोटे एरियाज को कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना दिया जाता था। ठीक है, आगे देखो क्या बता रहा है। द एंटायर कंट्री में बी अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये भी हो सकता है कि पूरे के पूरे कंट्री को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी माना जा सकता है और बोला जा सकता है कि भैया आपने अपनी पार्टी को वोट दो। किसको? पीआर सिस्टम में वोट किसको मिलेगा? पार्टी को वोट देते, कैंडिडेट को वोट नहीं देते। कैंडिडेट की लिस्ट पहले ही निकल जाती है कि ना। मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव में बी इलेक्टेड फ्रॉम वन कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये बोल रहा है कि एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक से ज्यादा लोग इलेक्ट होकर आ सकते हैं यहाँ पर। वोटर्स वोट फॉर द पार्टी। लोग किसको वोट करते हैं? पार्टी को वोट करते हैं।
कैंडिडेट को वोट नहीं करते, ठीक है। एवरी पार्टी गेट्स सीट्स इन द लेजिस्लेचर इन प्रोपोर्शन टू द परसेंटेज ऑफ वोट्स दैट इट गेट्स, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि पीआर सिस्टम में जितने परसेंटेज ऑफ वोट्स मिलेंगे उतने ही परसेंटेज ऑफ सीट्स तुम लोगों को मिलेगी। एफपीटीपी में ऐसा होता था क्या? नहीं। हो सकता है कि तुम्हारे पास वोट्स कम हो लेकिन सीट्स ज्यादा हो, ठीक है। हो सकता है कि क्या सीट्स कम हो लेकिन वोट ज्यादा हो, ठीक है। तो इंडिया के अगर 1952 के इलेक्शंस देखोगे आप लोग, एफपीटीपी सिस्टम के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। एफपीटीपी सिस्टम का एक चीज समझाने के लिए, अगर इंडिया के 1952 के इलेक्शंस देखोगे, 1952 के इलेक्शंस, तो समाजवादी पार्टी एसपी, इसको 10% वोट्स मिले थे पूरे इंडिया से। कितने परसेंट? 10% वोट्स। लेकिन पार्लियामेंट में सीट्स कितनी मिली थी? सिर्फ 3%। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो परसेंटेज ऑफ वोट्स मैटर नहीं करते हैं किसमें? एफपीटीपी सिस्टम में। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मैटर करते हैं, यानी कि बाकी कैंडिडेट से तुम्हारे वोट्स कितने ज्यादा है। क्लियर? आगे आते हैं। कैंडिडेट हु विंस द इलेक्शंस गेट मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स। ये क्या बोल रहा है? कैंडिडेट जो इलेक्शंस जीतता है उसको सबसे ज्यादा वोट्स मिलते हैं इसमें। एग्जांपल इजराइल एंड नीदरलैंड्स। तो इजराइल में और नीदरलैंड्स में क्या चलता है? पीआर सिस्टम के हिसाब से इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। सर कौन सा सिस्टम अच्छा है? दोनों के प्रोज एंड कॉन्स है ना। कुछ चीजें पीआर सिस्टम में अच्छी है, कुछ चीजें एफपीटीपी सिस्टम में अच्छी है। लेकिन सर फिर हम लोगों ने एफपीटीपी ही क्यों चूज करा, उसके बारे में बात करेंगे आगे। आइए देखते हैं। Why did India adopted the FPTP system? क्यों इंडिया ने FPTP सिस्टम को अडॉप्ट किया? The reason for the popularity and the success of the FPTP system is its simplicity. सबसे पहली चीज क्या है कि FPTP सिस्टम बहुत सिंपल सिस्टम है कि ना। 4 बंदे खड़े हुए, जिसके सबसे ज्यादा वोट्स आएंगे वो बंदा जाके पार्लियामेंट में बैठेगा। इजी है कि ना। और इंडिया वालों को आदत भी थी इसकी। सर इंडिया वालों को आदत थी मतलब क्या? मतलब ये कि 1947 में जब हम लोग आजाद हुए, आजाद होने से पहले भी तो इलेक्शंस होते थे। और आजाद होने से पहले इंडिया में, जब इंडिया नहीं था बल्कि ब्रिटिश इंडिया था, तब भी इंडिया में एफपीटीपी सिस्टम चलता था। तो हम लोगों को इसकी आदत भी थी। तो क्योंकि हम लोगों को इसकी आदत थी, इसी वजह से ये वाला जो एफपीटीपी सिस्टम है ये बहुत ज्यादा क्या है, पॉपुलर हो गया इंडिया में, और इसी को हम लोगों ने अपनाया। सबसे पहली चीज ये सिंपल है। द एंटायर इलेक्शन सिस्टम इज एक्सट्रीमली सिंपल टू अंडरस्टैंड इवन फॉर द कॉमन वोटर्स हु मे हैव नो स्पेशलाइज्ड नॉलेज अबाउट पॉलिटिक्स एंड इलेक्शंस। ये बोल रहा है कि इंडिया के वो लोग, गरीब लोग, अनएजुकेटेड लोग, इलिटरेट लोग, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है, ठीक है, वो भी इस सिस्टम को बड़े इजीली समझ सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? कॉमन वोटर्स भी समझ सकते हैं इसको। और इसके लिए वोटिंग सिस्टम को समझने के लिए, चाहे तुम्हारे पास पॉलिटिक्स का नॉलेज हो ना हो, कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज लेने की जरूरत तुम लोगों को नहीं। अ क्लियर चॉइस प्रेजेंटेड टू द वोटर्स एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस। और इलेक्शंस के टाइम पीरियड में लोगों के पास एक क्लियर चॉइस होती है कि भैया देखो, ये रामू खड़ा है, ठीक है, ये हमीद खड़ा है, ये डिसोजा खड़ा है, ये कौन खड़ा है, चोमू खड़ा है, ठीक है। तो तुम्हें इनमें से जिसको भी वोट देना है वोट दे दो, और इनको क्या कर दो, अपना प्रतिनिधित्व बनाओ। लोग जिसको पसंद करेंगे लोग उसको वोट देंगे। क्लियर है? आगे आते। वोटर्स हैव टू सिंपली एंडोर्स अ कैंडिडेट और अ पार्टी व्हाइल वोटिंग। और एफपीटीपी सिस्टम इतना ज्यादा सिंपल है कि लोग पार्टी को देखकर भी वोट दे सकते हैं कि भैया हमें तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देना, कि भैया हमें तो आम आदमी पार्टी को वोट देना, हमें तो कांग्रेस पार्टी को वोट देना। पार्टी देख के भी वोट दे सकते हैं और कैंडिडेट देख के भी वोट दे सकते हैं, ठीक है। Depending on the nature of actual politics, voters may either give greater importance to the party or to the candidate or balance the two. ये बोल रहा है क्या? Depending on the nature of actual politics, मतलब इंडिया में किस तरीके का पॉलिटिकल माहौल चल रहा है, उसको देखते हुए हम लोगों के पास बहुत सिंपल चॉइस है। हम लोगों को अगर पार्टी देखकर वोट देना है तो हम लोग पार्टी देखकर भी वोट दे सकते हैं। हम लोगों को अगर कैंडिडेट देखकर वोट देना है तो कैंडिडेट देखकर भी वोट दे सकते हैं, जैसा हमारा दिल करे, ठीक है। और वोट नहीं देना तो नहीं भी दे सकते, कोई जबरदस्ती नहीं है कि भैया वोट दे दो, ठीक है। लेकिन वोट देना अच्छी बात है, तुम्हारे पास पावर है वोटिंग की, और वो वोटिंग की पावर आप लोगों को यूज करनी चाहिए। डन? आगे, द एफपीटीपी सिस्टम ऑफर्स वोटर्स अ चॉइस नॉट सिंपली बिटवीन पार्टीज बट स्पेसिफिक कैंडिडेट्स। और एफपीटीपी सिस्टम में हम लोगों के पास चॉइस होती है, पार्टीज वाली चॉइस भी होती है कि भैया कौन सी पार्टी को चूज करे, आम आदमी पार्टी को चूज करे, अकाली दल को चूज करे, कम्युनिस्ट पार्टी को चूज करे, समाजवादी पार्टी को चूज करे, कांग्रेस को चूज करे, द्राविड़ा मुन्नेत्र कझगम को चूज करे, शिवसेना को चूज करे, या फिर हम लोग कैंडिडेट्स में से किसी को एक को चूज करें। आगे ना, इन कॉन्स्टिट्यूएंसी बेस्ड सिस्टम लाइक एफपीटीपी, द वोटर्स नो हु देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव इज एंड कैन होल्ड हिम और हर अकाउंटेबल। अब देखो जरा ध्यान से, इंडिया में जो एफपीटीपी सिस्टम चलता है
मान लो यहाँ पर वोटिंग हो रही है, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटिंग हो रही है, और इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जब वोटिंग हो रही है तो हम लोगों को पता है कि हम लोग किस बंदे को वोट दे रहे हैं, है कि ना। और इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई भी दंगा होता है, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर काम नहीं होता है, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर डेवलपमेंट नहीं होता है, तो हम लोग सीधा इसको पकड़ सकते हैं, काम क्यों नहीं किया बे, अगले वोटिंग में बताते तेरे को, देते तेरे को वोट अच्छे से, है कि ना। ठीक है, लेकिन पीआर सिस्टम में क्या, पीआर सिस्टम में हम लोगों को ये नहीं पता कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में या हमारे एरिया में कौन बंदा क्या करेगा, डेवलपमेंट करेगा। क्यों? क्योंकि पीआर सिस्टम में हम लोग पार्टी देखकर वोट दे रहे हैं, कैंडिडेट देखकर वोट नहीं दे रहे, पीआर सिस्टम। समझ में आया? आगे आते। व्हाई नॉट पीआर सिस्टम? हम लोगों ने पीआर सिस्टम को चूज क्यों नहीं करा? सर वो भी तो बढ़िया सिस्टम है, आदिवासी अपने लोगों को वोट देकर क्या करते, पार्लियामेंट में बिठा देते, मुस्लिम्स अपने लोगों को वोट देकर पार्लियामेंट में बिठाते, और क्या, सिख अपने लोगों को वोट देकर पार्लियामेंट में बिठाते, क्रिश्चियंस अपने लोगों को वोट देकर पार्लियामेंट में बिठाते। जितने परसेंटेज ऑफ सीट्स होंगे उतने परसेंटेज ऑफ क्या होंगे, कैंडिडेट उनके बिठाए जाएंगे, जितने परसेंटेज ऑफ वोट्स होंगे उतने परसेंटेज ऑफ सीट्स मिलेगी इन लोगों को। ठीक है, तो हम लोगों ने पीआर सिस्टम इतना पीआर सिस्टम भी एक तरीके से इजी सिस्टम है, कोई ज्यादा मुश्किल सिस्टम नहीं है। ठीक है, जितने परसेंटेज ऑफ वोट्स उतने परसेंटेज ऑफ सीट्स मिलने। तो क्या हुआ ऐसा कि सर पीआर सिस्टम हम लोगों ने यूज नहीं करा? देखिए क्या हुआ, पीआर बेस्ड इलेक्शन में नॉट बी सुटेबल फॉर गिविंग अ स्टेबल गवर्नमेंट इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, ये बोल रहा है क्या, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और इंडिया की डाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा है, और अगर हम लोग पीआर सिस्टम का इस्तेमाल करते तो हो सकता था कि हम लोगों को स्टेबल गवर्नमेंट नहीं मिलती। क्या नहीं मिलती? स्टेबल गवर्नमेंट नहीं मिलती। ठीक है, लोग अपने अपने कम्युनिटीज वगैरह को वोट कर रहे थे, ठीक है, और किसी की मेजोरिटी नहीं आती और अनस्टेबल गवर्नमेंट बनती जो कि बार बार गिरती, बार बार इलेक्शंस, बार बार गिरती, बार बार इलेक्शंस। इस वजह से हम लोगों ने क्या नहीं करा, पीआर सिस्टम को चूज नहीं करा। दिस सिस्टम रिक्वायर्स दैट द एग्जीक्यूटिव हैज मेजोरिटी इन द लेजिस्लेचर। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनका क्या होना चाहिए, मेजोरिटी होनी चाहिए उनकी लेजिस्लेचर में। मतलब क्या मतलब जिसकी सबसे ज्यादा सीट्स होंगे वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, गवर्नमेंट बनाएगा। मतलब 100% सीट से अगर तो 50% से ज्यादा सीट्स उन बंदों की होनी चाहिए, तब जाकर क्या करेंगे, गवर्नमेंट बनाएंगे पीआर सिस्टम में। ठीक है, लेकिन यह सिस्टम इंडिया में क्या होना, कंटिन्यू होना, या फिर इंडिया में 50% सीट्स लाना, वो तो पॉसिबल था ही नहीं। आगे चले, The PR system may not produce a clear majority because seats in the legislature would be divided on the basis of share of votes. ठीक है, और इंडिया में अगर हम लोग पीआर सिस्टम को अप्लाई कर देते तो क्लियर मेजोरिटी आना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती। क्यों? एक तो इंडिया में मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी। ठीक है, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी का मतलब हर धर्म वाले बंदा, हर कास्ट वाला बंदा, हर क्या कहते हैं उसको, कम्युनिटी वाला बंदा, हर ट्राइबल बंदा क्या करता, अपने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाता, अपने अपनी पॉलिटिकल पार्टी को क्या क्या देता, वोट वगैरह देता, और उनको वहां पे सीट मिल जाती, तो क्लियर मेजोरिटी किसी को नहीं आती। इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, अ पीआर सिस्टम वुड एनकरेज ईच कम्युनिटी टू फॉर्म इट्स ओन नेशन वाइड पार्टी। ठीक है, और ये बोल रहा है क्या, इंडिया इतनी ज्यादा डाइवर्स कंट्री है कि हर एक कम्युनिटी अपनी अपनी क्या बनाती, हर एक कम्युनिटी अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाती, अपने अपनी कम्युनिटी को ही वोट देते। तो इससे क्या है, एक तो इंडिया का डाइवर्स नेचर खराब होता, ठीक है, और हर पार्टी अपने लिए मांगे रखती, अपने लिए डिमांड्स उठाती, सेपरेशन की डिमांड्स होता है कि भैया हमें तो रहना ही नहीं इंडिया में, हम तो अलग कर रहे हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों को देखते हुए हम लोगों ने क्या करा, एफपीटीपी सिस्टम को अपनाया। वाई एफपीटीपी सिस्टम? सर एफपीटीपी सिस्टम ही क्यों अपनाया फिर हम लोगों ने, आइए देखते हैं। जनरली एफपीटीपी गिव्स द लार्जेस्ट पार्टी और कोalition सम एक्स्ट्रा बोनस सीट्स मोर देन देयर शेयर ऑफ वोट्स वुड अलाउ। ये बोल रहा है कि एफपीटीपी सिस्टम में परसेंटेज ऑफ वोट्स मैटर नहीं करते, सिर्फ मैटर करता है मेजॉरिटी ऑफ वोट्स, कि भैया बाकी पॉलिटिकल पार्टी से तुम्हारे कितने ज्यादा वोट्स आए। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, बाकी कैंडिडेट से तुम्हारे ज्यादा वोट्स है तो तुम लोग क्या कर सकते हो, जाके पार्लियामेंट में बैठ सकते हो। तो ये क्या है, एक एक्स्ट्रा प्रिविलेज है, और बड़ी आसानी से तुम लोग क्या कर सकते हो, मेजॉरिटी ला सकते हो। और अगर मेजॉरिटी नहीं ला पा रहे तो गठबंधन बना लो और गठबंधन में मेजॉरिटी लेकर आ जाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग बात करें किसकी, 2004 की इलेक्शंस की बात करें तो 2004 के इलेक्शंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस भी थी और बीजेपी भी थी, और दोनों के पास 272 का नंबर क्रॉस दोनों का भी नहीं हो रहा था, है ना। कांग्रेस की कुछ 160 के आसपास सीट्स आई थी, बीजेपी की भी कुछ 150 के आसपास सीट्स आई थी। 272 का क्या नहीं था इनका, इनके पास मैजिकल नंबर पास नहीं हो रहा था। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं तुम लोगों को, नंबर ऑफ सीट्स मुझे याद नहीं है। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने गठबंधन बनाया यूपीए नाम का, इन लोगों ने गठबंधन बनाया एनडीए नाम का, है ना, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस नाम का गठबंधन इन लोगों ने बनाया,
और इन लोगों ने नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस नाम का गठबंधन बनाया। ठीक है, तो यूपीए जो था इसके गठबंधन में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी थी, छोटी 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 छोटी। ठीक है, और उन सब के सीट्स मिलाकर 272 का नंबर पार हो गया और कांग्रेस ने गवर्नमेंट बना ली, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बन गए। बीजेपी ये नहीं कर पाई, इसलिए बीजेपी जो है वो गवर्नमेंट में नहीं आ पाई 2004 में। क्लियर है? तो ये क्या हो रहा है, एफपीटीपी सिस्टम में तुम लोगों को परसेंटेज ऑफ वोट्स बहुत ज्यादा नहीं लाने हैं, ठीक है, लेकिन तुम्हें मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स लाने, बाकी लोगों से ज्यादा वोट्स लाने, तो तुम लोग क्या कर सकते हो, इलेक्शन जीत सकते हो। ये वाला सिस्टम इंडिया के लिए परफेक्ट सिस्टम था, इसलिए हम लोगों ने एफपीटीपी सिस्टम का इस्तेमाल किया। आगे आते हैं। This system makes it possible for parliamentary government to function smoothly and effectively by facilitating the formation of a stable government। और ये वाला सिस्टम क्या करता है, एक स्टेबल गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है सेंटर में, ताकि 5 साल बड़ी अच्छी तरीके से स्मूथली निकल जाए, फिर दोबारा इलेक्शन हो। ठीक है, और अगर ये वाला सिस्टम नहीं होता तो अनस्टेबल गवर्नमेंट बनती। तो स्टेबल गवर्नमेंट बनाने के लिए हम लोगों ने एफपीटीपी सिस्टम का इस्तेमाल किया। आ गया द एफपीटीपी सिस्टम फर्स्ट पास द पोस्ट, एफपीटीपी आना चाहिए, एफटीपीटी हो गया यहाँ पे, ठीक कर लेना इसको। द एफपीटीपी सिस्टम एनकरेजेस वोटर्स फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप्स टू कम टुगेदर टू विन एन इलेक्शन इन अ लोकेलिटी। अब देखो जरा क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि एफपीटीपी सिस्टम की खासियत ये है कि अलग अलग कम्युनिटी वाला बंदा इकट्ठा आकर एक ही बंदे को वोट दे सकता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या नहीं देखते, अलग अलग कम्युनिटीज को अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इकट्ठा हो और एक साथ वोट दो और अपने कैंडिडेट को चूज कर लो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो डिवीजन ऑफ वोट्स नहीं देखने को मिलता हम लोगों को यहाँ पर। द एफपीटीपी सिस्टम हैज प्रूव्ड टू बी अ सिंपल एंड फैमिलियर टू ऑर्डिनरी वोटर्स। और एफपीटीपी सिस्टम बहुत सिंपल वोटिंग सिस्टम है और बहुत फैमिलियर, लोग जो है इस सिस्टम को जानते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में भी यही वाला सिस्टम चलता था। तो लोगों ने वोट वगैरह दिया था उस टाइम पीरियड में, हालांकि सबके पास राइट टू वोट नहीं था, कुछ परसेंटेज ऑफ वोट्स वोटर्स के पास राइट टू वोट था, लेकिन लोगों को पता था कि क्या सिस्टम है। ठीक है, आ गया, चल। It has helped larger parties to win clear majorities at the center and at the state level। और बड़ी बड़ी पार्टीज को इस वाले सिस्टम ने हेल्प किया है एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाने में, और क्या करने में मेजोरिटीज हासिल करने में, ताकि एक स्टेबल गवर्नमेंट बन सके सेंटर में भी और स्टेट्स में। The system has also discouraged political parties that get all their votes only from one caste or community। और अब कास्ट की पॉलिटिक्स, रिलीजन की पॉलिटिक्स जो थी वो खत्म हो गई। कैसे? लोग अगर पीआर सिस्टम होता तो अपने अपने कास्ट के लोगों को वोट देते, अपने अपनी रिलीजन वाले लोगों को वोट देते, लेकिन अब सीन क्या हुआ, अब किसी एक कास्ट के या किसी एक रिलीजन के वोटों से तुम लोग गवर्नमेंट नहीं बना सकते। तो कास्ट वाली पॉलिटिक्स जो है, रिलीजन वाली पॉलिटिक्स जो है, वो एफपीटीपी आने की वजह से खत्म हो गई। रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ये क्या सिस्टम है? अब देखो, कल हम लोगों ने जो मैंने आप लोगों को एक चैप्टर पढ़ाया था, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि आर्टिकल 16 सब सेक्शन 4 रिजर्वेशन की बात करता है क्या? और हम लोगों ने ये भी देखा था कि रिजर्वेशन जो है वो किसको देना चाहिए, सोशली बैकवर्ड एंड एजुकेशनली बैकवर्ड लोगों को, उन्हीं को रिजर्वेशन देने की बात करते हैं। तो वो बंदे जो क्या पिछड़े हुए हैं, जिनको कभी कोई बंदा वोट नहीं दे पाएगा, या वो लोग इलेक्शंस नहीं लड़ पाएंगे, या वो लोग इलेक्शंस लड़के कभी भी क्या नहीं कर पाएंगे, गवर्नमेंट में नहीं आ पाएंगे या लोकसभा में नहीं बैठ पाएंगे, उन लोगों के लिए क्या कर दिया जाता है, एससीज के लिए, एसटीज के लिए, एसटीज के लिए क्या कर दिया जाता है, सीट्स रिजर्व कर ली जाती है। क्या कर ली जाती है? सीट्स रिजर्व कर ली जाती है। सर क्या होता है ये? एग्जाम्पल देता हूं। इंडिया है, इंडिया को बहुत सारी 543 सीट्स होती है लोकसभा में, तो 543 अलग अलग हिस्सों में बांटा जाएगा। बोलो हाँ कि ना, बोलो। 543 अलग अलग हिस्सों में बांटा जाएगा। ये जो 543 अलग अलग हिस्से, इनको इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बोला जाता है। ठीक है, यहां से कोई भी इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, चाहे एससी हो, एसटी हो, जनरल कैटेगरी का हो, ओबीसी हो, कोई भी बंदा खड़ा हो सकता है। ठीक है, यहां से भी कोई खड़ा हो सकता है, यहां से भी कोई खड़ा हो सकता है, लेकिन एक ट्राइबल बंदे को कहा कौन बंदा वोट देगा? या ट्राइबल बंदे को जनरल वाले लोग वोट क्यों देंगे? हाँ कि ना? ठीक है, तो इन लोगों का भी क्या करना है, उद्धार करवाना है, इन लोगों को भी क्या करना है, विकसित करवाना है, इन लोगों को भी प्रॉस्परस बनाना है, इन लोगों को भी स्ट्रांग बनाना है। क्यों? क्योंकि इंडिया में अगर हम लोग हर एक कम्युनिटी के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा, इंडिया एज अ कंप्लीट डेवलप नहीं होगा। तो हम लोगों को क्या करना है, जनरल लोगों के बराबर में उन लोगों को भी लेकर आना है। तो क्या कर दिया जाता है, कुछ सीट्स रिजर्व कर दी जाती है, किसके लिए? एससीज के लिए, एसटीज के लिए।
शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स वालों के लिए, ठीक है। और ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को बोला जाता है रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी। क्या बोला जाता है? रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी। कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ कोई एससी कम्युनिटी का बंदा या कोई एसटी कम्युनिटी का बंदा ही इलेक्शन में खड़ा हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, है ना। बीजेपी भी अपना बंदा खड़ा करेगी, कांग्रेस भी अपना बंदा खड़ा करेगी, आम आदमी पार्टी भी अपना बंदा खड़ा करेगी, ठीक है। और क्या, शिवसेना भी अपना बंदा खड़ा करेगी, एमआईएम भी अपना बंदा खड़ा करेगी। लेकिन क्या वो होना चाहिए कोई एससी या एसटी, और फिर सारी की सारी पब्लिक इन्हीं लोगों को वोट देगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है कि नहीं? इन दिस सिस्टम ऑल वोटर्स इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी आर एलिजिबल टू वोट, बट सारे के सारे लोग एलिजिबल टू वोट है, सब लोग वोट दे सकते हैं, बट द कैंडिडेट्स मस्ट बिलोंग टू ओनली अ पर्टिकुलर कम्युनिटी और सोशल सेक्शन फॉर विच द सीट्स इज रिजर्व्ड। ठीक है, तो इस वाले सिस्टम में क्या है, वोट तो सब लोग ही देंगे, वोट तो सारे के सारे लोग देंगे, लेकिन जो कैंडिडेट होगा वो कौन होगा? वो किसी एससी या एसटी कम्युनिटी को बिलोंग करता होगा। समझ में आ गया? ठीक है। और पॉलिटिकल पार्टीज अपना अपना कैंडिडेट चूज कर सकती है। दूसरी तरफ जो बाकी जगह है, तो बाकी जगह पर कोई एससी भी खड़ा हो सकता है, एसटी भी खड़ा हो सकता है, ओबीसी भी खड़ा हो सकता है, जनरल भी खड़ा हो सकता है, मर्जी। ठीक है, लेकिन रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिर्फ और सिर्फ एससी या एसटी बंदा खड़ा होता है इलेक्शंस में। The Constitution provides for reservation of seats in the Lok Sabha and state legislative assemblies for the scheduled caste and scheduled tribes। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कहा है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वाले जो बंदे हैं उनके लिए कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्व किया जाएगा। डन? चल, this provision was made initially for a period of 10 years and as a result of successive constitutional amendments has been extended up to 2020। तो ये क्या करा गया कि सबसे पहले ये बोला गया था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद कि 10 साल तक ये वाला सिस्टम रहेगा। ठीक है, फिर क्या हुआ, हर 10 साल पर इसको बढ़ा दिया गया और 2020 तक इसको क्या कर दिया गया था, फिर बोला गया था 2020 तक रिजर्वेशन रहेगा, अब इसको बढ़ाकर 2030 तक कर दिया गया है। ठीक है, मतलब जैसे ही टाइम पीरियड खत्म होने वाला होता है रिजर्वेशन का कि भैया अब रिजर्वेशन खत्म कर दो, तो उसको 10 साल और एक्सटेंड कर दिया जाता है। सर एक्सटेंड क्यों कर दिया जाता है, एक बार ही खत्म क्यों नहीं कर देते? क्योंकि अभी तक उतना डेवलपमेंट नहीं आया है इन कम्युनिटीज में जितना कि आना चाहिए था। तो जब डेवलपमेंट आ जाएगा कंप्लीटली इन कैटेगरीज में, इन लोगों में, तो वो लोग क्या, जब लगेगा वो लोग स्ट्रांग हो गए, ठीक है, वो लोग जनरल पब्लिक के बराबर हो गए, तो क्या कर दिया जाएगा, रिजर्वेशन को भी खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2020 तक हम लोगों ने क्या कर दिया, उसको फ्रीज कर दिया। द पार्लियामेंट कैन टेक अ डिसीजन टू फर्दर एक्सटेंड इट when the period of reservation expires। और अगर रिजर्वेशन का पीरियड खत्म हो जाता है तो पार्लियामेंट उसको एक्सटेंड कर सकती है, जैसे कि अभी तक करते आ रही है। डन? आ गया है? चलो, who decides which constituency is to be reserved? ये बोल रहा है कौन डिसाइड करता है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व्ड होगी और कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व नहीं होगी। ठीक है, देखिए क्या बता रहा है, ऑन व्हाट बेसिस इज दिस डिसीजन टेकन। और ये बोल रहा है कि कौन डिसाइड करता है कि कौन डिसीजन लेता है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या रहेगी, रिजर्व रहेगी या कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व नहीं रहेगी। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर हमारे पास एक कमीशन होता है जिसका नाम होता है डीलिमिटेशन कमीशन। क्या नाम होता है? डीलिमिटेशन कमीशन। सर क्या काम है इस डीलिमिटेशन कमीशन का? हम लोग अभी तक कह रहे थे ना कि लोकसभा में 543 सीट्स है, इस वजह से इंडिया को 543 अलग अलग सीट्स में बांटा जाता है। ठीक है, तो ये इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन बना रहा है? तो ये इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाने का काम होता है डीलिमिटेशन कमीशन का। सर डीलिमिटेशन कमीशन किसके साथ मिलकर ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाती है? तो डीलिमिटेशन कमीशन इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर? इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर ये कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाती है। और फिर डीलिमिटेशन कमीशन ही डिसाइड करती है कि भैया क्या कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व्ड रहेगी और कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व्ड नहीं रहेगी। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, पक्की बात है? 100% क्लास है क्या आपकी? कोई और देख लो, मेरा 183 बुक है, उसमें ले लो। ठीक है, डन है? समझ में आया कि नहीं है? तो डीलिमिटेशन कमीशन का काम होता है टेकन बाय एन इंडिपेंडेंट बॉडी कॉल्ड द डीलिमिटेशन कमीशन। ठीक है सर, क्या अगर मैंने इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को एक रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दिया, अगर मैंने इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दिया, तो क्या ये हमेशा रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी रहेगी? नहीं, ये रोटेशनल बेसिस पे चेंज होती रहती है, हर इलेक्शंस में चेंज होता है क्या ना? अगर ये वाली सीट एससी की सीट है तो अगली बार ये वाली नहीं होगी, ये वाली होगी। यहां पर कोई भी खड़ा हो सकता है। ठीक है, अगर अगली बार ये वाली है तो उससे अगली बार
ये दोनों भी नहीं होगी, उसके बाद कोई और किसी और को बना दिया जाएगा, तो रोटेशनल बेसिस पे चेंज कर दिया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है? डन। कौन डिसाइड करता है? डिलिमिटेशन कमीशन। किसको, कौन सी सीट को बना सकती है? किसी भी सीट को बना सकती है। खास करके देखा जाता है कि शेड्यूल कास्ट वाले लोग और शेड्यूल ट्राइब वाले लोग कहां पर उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, और उस जगह को क्या कर दिया जाता है? रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दिया जाता है। डन। चलो आगे आते हैं। द डिलिमिटेशन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डिलिमिटेशन कमीशन कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है, एंड वर्क्स इन कोलैबोरेशन विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और डिलिमिटेशन कमीशन किसके साथ मिलकर काम करती है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर काम करती है। ये चीज याद रखने वाली। ठीक है, आगे चले, आगे चलते हैं। अपॉइंटेड फॉर द पर्पज ऑफ ड्राइंग अप द बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑल ओवर द कंट्री। और डिलिमिटेशन कमीशन का काम क्या है? तो डिलिमिटेशन कमीशन का काम है बाउंड्रीज बनाना। क्या काम है? बाउंड्रीज बनाना, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाने का काम है इसका, स्टेट इलेक्शंस में भी और नेशनल इलेक्शंस में भी। अ कोटा ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज is to be reserved in each state. A quota of constituencies to be reserved in each state is fixed depending on the proportion of SC or ST in that state. ठीक है, और ये क्या बोल रहा है कि सर कितने परसेंटेज ऑफ सीट्स रिजर्व होती है? ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि SCs की और STs की पॉपुलेशन उन स्टेट्स में कितनी है। अगर ज्यादा पॉपुलेशन है तो ज्यादा सीट्स रिजर्व होगी, कम पॉपुलेशन है तो कम सीट्स रिजर्व होगी। डन। चल आगे आते हैं। After drawing the boundaries, the delimitation commission looks at the composition of population in each constituency. Those constituencies that have the highest proportion of scheduled tribe population are reserved for ST. ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि एक बार बाउंड्रीज बना लेते हैं ये लोग, एक बार क्या बना लेते हैं? इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना लेते हैं। तो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाने के बाद, ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाने के बाद पॉपुलेशन चेक करी जाती है कि ST की पॉपुलेशन ज्यादा कहां पर है, SC की पॉपुलेशन ज्यादा कहां पर है, और जहां पर ज्यादा पॉपुलेशन, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में ज्यादा पॉपुलेशन SC या ST की होती है उसको रिजर्व कर दिया जाता है। ठीक है, इन द केस ऑफ शेड्यूल कास्ट द डिलिमिटेशन कमीशन लुक्स एट टू थिंग्स। ये बोल रहा है कि अगर हम लोग शेड्यूल कास्ट की अगर बात करें, SCs की बात करें, तो दो चीजों पे ध्यान दिया जाता है। इट पिक्स कॉन्स्टिट्यूएंसीज दैट हैव द हायर प्रोपोर्शन ऑफ शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन। एक तो देखा जाता है कि ऐसी कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जहां पर शेड्यूल कास्ट वाले लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा है, पहली चीज। दूसरा, बट इट ऑल्सो स्प्रेड्स दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द स्टेट। दिस इज डन बिकॉज द शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन इज जनरली स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द कंट्री। अब देखो जरा ध्यान से, जब शेड्यूल कास्ट वाले लोगों के लिए, SCs के लिए जब कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्व किया जाता है तो दो चीजें देखी जाती है। एक तो क्या देखा जाता है? एक तो देखा जाता है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पर SCs की पॉपुलेशन ज्यादा है, SCs की पॉपुलेशन ज्यादा है। और दूसरा क्या देखा जाता है? दूसरा देखा जाता है कि, अच्छा दूसरा क्या ध्यान दिया जाता है? ये भी ध्यान दिया जाता है कि जनरल वाली जो सीट्स है उनको भी क्या करा जाए? SC के लिए रिजर्व किया जाए। सर ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इस वजह से किया जाता है कि शेड्यूल कास्ट वाले लोग पूरे के पूरे इंडिया में फैले हुए हैं, तो हर जगह पे इनकी पॉपुलेशन मिलती ही मिलती है। शेड्यूल ट्राइब वाले लोग जो है वो क्या करेंगे? वो ट्राइबल एरियाज में ही मिलेंगे तुम लोगों को, जैसे छत्तीसगढ़ में मिलेंगे, जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिलेंगे, हाँ कि ना। लेकिन SCs का हम लोग क्या पता है? SCs का पता है कि ये SCs जो है पूरे के पूरे इंडिया में फैले हुए, और इस वजह से कोई भी सीट्स इनके लिए रिजर्व करी जा सकती है। लेकिन पॉपुलेशन मैटर करती है, जहां पर ज्यादा पॉपुलेशन होगी वहां पर तो रिजर्वेशन इनको मिलेगा। डन। यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड राइट टू कंटेस्ट। ठीक है, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज क्या होता है ना? ये जनरली बड़े बड़े वर्ड्स देखकर हमें डर लगता है। यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। कह रहा सर ये क्या है? फालतू चीज है, एकदम फालतू। ठीक है सर, क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है राइट टू वोट। राइट टू वोट। सर किसको राइट टू वोट? राइट टू वोट टू ऑल अडल्ट्स। राइट टू वोट टू ऑल अडल्ट, सारे के सारे अडल्ट्स को राइट टू वोट दिया जाता है, उसी को बोलते हैं यूनिवर्सल फ्रेंचाइज या यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो अगर तुम्हारी एज 18 साल के ऊपर है, ठीक है, तो तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारे पास राइट टू वोट है, चाहे तुम मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे किसी भी कम्युनिटी से हो, चाहे किसी भी रिलीजन से, चाहे तुम इंडिया में किसी भी ट्राइब में रह रहे हो, किसी भी कहीं पर भी रह रहे हो। ठीक है, तो तुम्हारे पास क्या होगा? राइट टू वोट होगा। तभी तो इसके आगे क्या लग रहा है? यूनिवर्सल, कि सबके पास है, हर एक अडल्ट के पास राइट टू वोट। दूसरी चीज क्या बोल रही है? राइट टू कंटेक्स्ट। क्या सर हम लोगों के पास राइट टू कंटेक्स्ट है? क्या एक आम आदमी इलेक्शन में खड़ा हो सकता है? कोई भी बंदा इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। क्या सर इलेक्शन में खड़े
इलेक्शन में खड़े होने के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर बनना जरूरी है? नहीं है। तुम इंडिपेंडेंटली भी इलेक्शन लड़ सकते हो। समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। हु आर द वोटर्स हु कैन कंटेस्ट द इलेक्शंस? वोटर्स कौन होता है? कौन बंदा इलेक्शंस कंटेस्ट कर सकता है? इन बोथ दिस रिस्पेक्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन फॉलोज द वेल एस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस। और ये बोल रहा है कि इन बोथ दिस रिस्पेक्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डेमोक्रेटिकली हम लोगों को बता रहा है कि कौन बंदा इलेक्शन में खड़ा हो सकता है और कौन बंदा वोट दे सकता है। देखिए जरा क्या बता रहा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। यू ऑलरेडी नो दैट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस रिक्वायर दैट ऑल adult citizens of the country must be eligible to vote in the elections. This is known as universal adult franchise. ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? 18 साल के ऊपर का हर एक बंदा, पहले ये 21 ईयर्स था, फिर बाद में राजीव गांधी ने 1980s में क्या कर दिया, एक अमेंडमेंट लाया कॉन्स्टिट्यूशन में, और फिर जो वोटिंग की एज है वो 21 ईयर्स से कम करके 18 ईयर्स कर दी गई। ठीक है, तो हम लोग, हमारी एज क्या है? 18 ईयर्स के ऊपर की अगर तुम्हारी एज है तो तुम्हारे पास राइट टू वोट है। ठीक है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि सारे के सारे एडल्ट्स, उनके पास क्या है? उनके पास राइट टू वोट है। ठीक है, और इसी को क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज बोला जाता है। आगे आते हैं। टिल 1989 एन अडल्ट इंडियन मेंट एन इंडियन सिटीजन अबव द एज ऑफ 21। ये बोल रहा है कि 1989 तक किस बंदे को अडल्ट बोला जाता था? उस बंदे को अडल्ट बोला जाता था जिसकी उम्र 21 साल से ऊपर की है, और सिर्फ 21 ईयर्स के अबव वाले जो बंदे होते थे वो वोट कर सकते थे। ठीक है, लेकिन चेंज आया। देखो जरा क्या बता रहा है। एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1989 रिड्यूस्ड द एलिजिबिलिटी एज टू 18। राजीव गांधी के टाइम पीरियड पे, जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, 1985 में प्राइम मिनिस्टर बने, तो 1989 में इन्होंने क्या करा? एक अमेंडमेंट लाया कॉन्स्टिट्यूशन में, और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाकर इन्होंने क्या करा? वोटिंग की एज रिड्यूस करके 18 कर दी। ठीक है, adult franchise ensures that all citizens are able to participate in the process of selecting their representative। और adult franchise के तहत क्या इंश्योर किया जाता है कि सारे के सारे सिटीजन जो है इंडिया के, जितने भी अडल्ट सिटीजन है जिनकी भी एज 18 ईयर्स के ऊपर की है, वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसमें? इलेक्शन के प्रोसेस में, और अपना अपना रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट कर सकते हैं। दिस इज कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। और ये आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को साबित भी करता है कि इंडिया में हर एक बंदा बराबर है और किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। ठीक है, क्यों? क्योंकि सबके पास राइट टू वोट है, हर एक बंदे के पास राइट टू वोट है अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स। ये अमेंडमेंट कौन सा अमेंडमेंट था? अमेंडमेंट का नंबर क्या करना आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस। ऑल सिटीजंस हैव द राइट टू स्टैंड फॉर इलेक्शन एंड बिकम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। ये बोल रहा है कि इंडिया में हर एक बंदे के पास राइट है, हर एक बंदे के पास क्या है? इंडिया में हर एक बंदे के पास राइट टू स्टैंड फॉर इलेक्शंस। कोई भी बंदा इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, लेकिन सर क्या कुछ कंडीशंस नहीं होगी? हाँ बिल्कुल होगी। लोकसभा के इलेक्शंस के लिए खड़े होने के लिए तुम लोगों की एज कम से कम 25 साल की होनी चाहिए, 25 ईयर्स की एज होनी चाहिए। अगर तुम्हारी 25 साल की एज है तो तुम लोग लोकसभा के इलेक्शंस के लिए खड़े हो सकते हो। सर राज्यसभा के इलेक्शंस के लिए, राज्यसभा के इलेक्शंस में खड़े होने के लिए तुम्हारी एज कम से कम 30 ईयर्स की होनी चाहिए। सर मुझे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनना है, इंडिया का प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में खड़े होने के लिए तुम्हारी एज कम से कम भी 35 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी 35 ईयर्स। क्लियर है? तो अगर तुम्हारी 25 साल से ज्यादा उम्र है तो लोकसभा के इलेक्शंस में खड़े हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारी एज 30 ईयर्स के ऊपर है और तुम अगर एमएलए हो, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो, तो तुम लोग क्या कर सकते हो? राज्यसभा के मेंबर बन सकते हो। और अगर तुम 35 साल के हो चुके हो तो तुम लोग प्रेसिडेंट भी बन सकते हो और वाइस प्रेसिडेंट भी बन सकते हो। डन? आगे आते हैं। There are different minimum age requirements for contesting elections. For example, in order to stand for Lok Sabha or for assembly elections, a candidate must be at least 25 years old. लोकसभा के इलेक्शंस के लिए खड़े होने के लिए और विधानसभा के इलेक्शंस यानी कि स्टेट इलेक्शंस, स्टेट असेंबली इलेक्शंस में खड़े होने के लिए आप लोगों की एज कम से कम कितनी होनी चाहिए? 25 साल की होनी चाहिए। There is a legal provision that a person who has undergone imprisonment for 2 or more years for some offense is disqualified from contesting elections. अगर तुम्हारे पे एफआईआर हो गई है, अगर तुमने कोई क्राइम करा है और अगर वो क्राइम इतना बड़ा था कि तुम्हें 2 साल के लिए जेल में रहना पड़ा है, तो क्या? तो तुम लोग इलेक्शंस नहीं लड़ सकते। तो ये लीगल प्रोविजन है। ठीक है, इसी वजह से वो देखा था ना तुम लोगों ने, राहुल गांधी के ऊपर अभी केस हुआ था और 2 साल की सजा सुनाई गई थी उसको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, क्यों? क्योंकि उसने बोला था कि इंडिया में जितने भी मोदी सरनेम वाले लोग होते हैं वो लोग क्या होते हैं? फ्रॉडी होते हैं। ठीक है, और उनको उठा के वो लोग क्या करते हैं? इंडिया को हमेशा धोखा ही देते हैं। तो इस बात पे केस किया था बीजेपी वालों ने, और फिर क्या हुआ था?
हाईकोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी, तो ये बोला जा रहा था कि राजीव गांधी का क्या करियर खत्म हो जाएगा अब, हाँ कि ना, देखा था ना आप लोगों ने। तो वो 2 साल का सिस्टम क्यों है? 2 साल का सिस्टम इसलिए कि अगर 2 साल तुम लोगों ने जेल में काट लिया तो इसका मतलब तुम लोग इलेक्शन अब नहीं लड़ सकते, ठीक है। तो ये लीगल प्रोविजन। देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस ऑफ इनकम, एजुकेशन और क्लास और जेंडर टू द राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस। और तुम्हारी इनकम क्या है, तुम पढ़े लिखे हो या नहीं हो, ठीक है, तुम किस क्लास से बिलोंग करते हो, किस क्लास से मतलब फर्स्ट सेकंड क्लास नहीं, किस क्लास से, अपर क्लास से, मिडिल क्लास से, लोअर क्लास से, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम किस जेंडर से हो, मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम लोग इलेक्शन लड़ सकते हो, तुम्हारे पास पूरा अधिकार है किस चीज का, इलेक्शन लड़ने, ठीक है। आगे इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। अब देखो जरा ध्यान सुनना, हम लोग आजाद कब हुए? 1947 में। हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। हम लोगों ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में कब लाया, मतलब लागू कब करा हम लोगों ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? हम लोगों ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू करा 26 जनवरी 1950 को, 1950 को। जैसे ही हम लोगों ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था कि एक इलेक्शन कमीशन होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, 2 चीजें लिखी गई थी। तो जस्ट 2 दिन बाद सबसे पहली चीज जो बनाई गई वो बनाई गई इलेक्शन कमीशन। क्या बनाई गई? इलेक्शन कमीशन बनाया गया। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन का काम क्या होगा? इलेक्शंस करवाना। और इलेक्शन कमीशन जिस दिन बनाई गई उसी दिन सुप्रीम कोर्ट भी बनाया गया। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था कि सुप्रीम कोर्ट बनेगा। सुप्रीम कोर्ट के बारे में आर्टिकल 124 में लिखा गया था, और इलेक्शन कमीशन के बारे में आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था कि एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन बनाया जाएगा जो कि इंडिया में इलेक्शंस करवाएगा। सर किसके इलेक्शंस करवाता है ये? तो ये इलेक्शंस करवाता है लोकसभा के, राज्यसभा के, विधानसभा के, प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, सारे इलेक्शंस ये करवाता है। सिर्फ लोकल बॉडी के इलेक्शंस नहीं करवाता। लोकल बॉडी के इलेक्शंस मतलब म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शंस और ग्राम पंचायत के इलेक्शंस, वो इलेक्शन कमीशन नहीं करवाता, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। जब हम लोग लोकल बॉडीज वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब देखेंगे उसको, ठीक है। देखिए क्या बता रहा है, द सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स फॉर and the conduct of all elections to parliament and to the legislature of every state and of the elections of the offices of the president and vice president held under this constitution shall be vested in a commission referred to in this situation as the election commission। तो आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया है? ये कहा गया है कि इलेक्शन से जुड़ी हुई हर एक चीज, ठीक है, कौन संभालेगा? एक कमीशन संभालेगा। कौन सा कमीशन? इलेक्शन कमीशन संभालेगा। दूसरी चीज क्या बोल रही है? कौन से इलेक्शंस करवाएगा? लोकसभा के इलेक्शंस, मतलब पार्लियामेंट के इलेक्शंस, ठीक है। कौन से? स्टेट असेंबली के इलेक्शंस, ऑफ इलेक्शंस टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड इलेक्शंस टू द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ये सारे के सारे इलेक्शंस कौन करवाता है? ये सारे के सारे इलेक्शंस इलेक्शन कमीशन करवाता है। इलेक्शन कमीशन के बारे में पेपर में आ जाए कि किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, तो आर्टिकल नंबर 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ, ठीक है। आगे आते हैं। To assist the election commission of India, there is a chief electoral officer in every state। ये बोल रहा है क्या? अच्छा एक और चीज सुनो, इलेक्शन कमीशन इसका जो हेड होगा, इलेक्शन कमीशन का जो हेड होगा उसको बोला जाएगा इलेक्शन कमिश्नर। क्या बोला जाएगा? इलेक्शन कमिश्नर, या फिर बोला जाएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो इलेक्शन कमीशन में कितने मेंबर्स होते हैं सर? तो इलेक्शन कमीशन में जब से ये बना है, यानी कि 1950 से लेकर 1989 तक, इसमें सिर्फ एक ही मेंबर होता था। कितने मेंबर होते थे? एक ही मेंबर। उसको तुम इलेक्शन कमिश्नर बोल दो या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोल दो। बाद में क्या हुआ? बाद में इलेक्शन कमीशन को एक मल्टी मेंबर्ड बॉडी बनाया गया। क्या बनाया गया? एक मल्टी मेंबर्ड बॉडी बनाया गया। ये चीज याद रखना, एक मल्टी मेंबर्ड बॉडी बनाया गया, ठीक है। तो पहले क्या था? सिर्फ एक इलेक्शन कमिश्नर था हमारे पास, फिर 2 और लाए गए। क्या लाए गए? 2 और मेंबर्स लाए गए। तो ये भी इलेक्शन कमिश्नर, ये भी इलेक्शन कमिश्नर, ये भी इलेक्शन कमिश्नर। सर इनमें से हेड कौन सा है? ठीक है, तो क्या किया गया? इसको एक बंदे को बोला गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर। सर क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास इलेक्शन कमिश्नर से ज्यादा पावर होती है? नहीं होती, सेम पावर होती है। सर सैलरी क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सैलरी ज्यादा होती है इन 2 इलेक्शन कमिश्नर से? नहीं होती। सिर्फ किसके पास? तीनों का सैलरी सेम, तीनों का पोजीशन सेम, सिर्फ हेड ये होता है, कोई ज्यादा पावर नहीं है, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये हेड है इसलिए इसको क्या बोलेंगे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोलेंगे, ठीक है। इलेक्शन कमीशन
क्या करवाती है, इलेक्शंस करवाती है पूरे के पूरे इंडिया में। लेकिन क्वेश्चन ये है कि सर एक चीज बताइए हम लोगों को कि स्टेट में, हर एक स्टेट में इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट करने के लिए कौन होता है? तो हर एक स्टेट में इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट करने के लिए, उसको असिस्ट करने के लिए इलेक्शन क्या होता है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है। और मोस्टली ये जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है ये कोई ना कोई आईएएस ऑफिसर या जिसको हम लोग कलेक्टर बोलते हैं वो होता है। क्लियर है? ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, टू असिस्ट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देयर इज अ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर इन एवरी स्टेट, he might be an IAS officer or collector. The election commission is not responsible for the conduct of local body elections. इलेक्शन कमीशन लोकल बॉडी के इलेक्शंस नहीं करवाती, यानी कि म्यूनिसिपैलिटी की इलेक्शंस नहीं करवाती, नगर पालिका की इलेक्शन जो है वो नहीं करवाती, और कौन से ग्राम पंचायत वगैरह के इलेक्शंस नहीं करवाती। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैन आइदर बी अ सिंगल मेंबर बॉडी और अ मल्टी मेंबर बॉडी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या हो सकती है, सिंगल मेंबर बॉडी भी हो सकती है, मल्टी मेंबर बॉडी भी हो सकती है। टिल 1989 द इलेक्शन कमीशन वाज अ सिंगल मेंबर्ड बॉडी। 1989 तक क्या था, ये सिंगल मेंबर्ड बॉडी थी। अब कैसी है, अब ये मल्टी मेंबर्ड बॉडी है। ठीक है, आप लोग मुझे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आज के टाइम पीरियड में हु इज द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमिश्नर कौन है आज, या चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है आज, आप लोग बताएंगे मुझे। डन, चलो आगे आते हैं। Just before 1989 general elections, 2 election commissioners were appointed, making the body multi-membered. ये बोल रहा है कि 1989 के इलेक्शन से जस्ट पहले क्या करा गया था, इलेक्शन कमीशन, पहले एक 1 मेंबर्ड बॉडी थी, फिर इसको 3 मेंबर्ड बॉडी बना दिया गया। ठीक है, तो 3 इलेक्शन कमिश्नर हो गए थे और एक बंदे को हम लोग चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोलते हैं। इन 1993, अब ये भी इंपॉर्टेंट है, ये चीज भी याद रखना है। इन 1993 2 इलेक्शन कमिश्नर्स were once again appointed and the commission became multi-member and has remained multi-member since then. और ये क्या बोल रहा है कि 1993 में 2 इलेक्शन कमिश्नर्स वर once again appointed। बाद में क्या करा गया था, 1991 में बंद कर दिया गया था, 1 मेंबर बॉडी बना दी गई थी वापस। लेकिन 1993 में क्या हुआ था, 1993 में 2 इलेक्शन कमिश्नर्स और अपॉइंट किए गए। ठीक है, और तब से लेकर अब तक 2023 खत्म होने वाला है, और अब तक क्या है, इंडिया में जो इलेक्शन कमीशन है वो एक मल्टी मेंबर्ड बॉडी। क्लियर, आगे चलते हैं। A multi-member election commission is more appropriate as power is shared and there is greater accountability. ये बोल रहा है कि मल्टी मेंबर्ड इलेक्शन कमीशन होना ज्यादा जरूरी है क्योंकि पावर शेयर हो जाती है, काम बढ़ जाता है ना, और इस वजह से बहुत स्मूथली काम कर सकते हैं सारे के सारे इलेक्शन कमिश्नर्स मिलकर। The chief election commissioner presides over the election commission but does not have more powers than the other election commissioners. तो ये क्या बोल रहा है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है वो हेड होता है या प्रिसाइड करता है इलेक्शन कमीशन पे। ठीक है, लेकिन इसके पास ज्यादा पावर्स नहीं है एज कंपेयर टू इलेक्शन कमिश्नर्स, सबके पास पावर्स सेम है। आगे आते हैं। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैव इक्वल पावर्स टू टेक ऑल डिसीजंस रिलेटेड टू इलेक्शंस एज अ कलेक्टिव बॉडी। और ये क्या बोल रहा है, सबके पास पावर्स जो है वो क्या है, एकदम 100% सेम है, चाहे वो इलेक्शन कमिश्नर हो, चाहे उसके नीचे जो 2 काम करने वाले चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हो, चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, चाहे वो इलेक्शन कमिश्नर्स हो। ठीक है, सबके पास पावर्स क्या है, इक्वली डिवाइडेड है और तीनों की तीनों डिसीजंस ले सकते हैं। दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कौन अपॉइंट करता है, इलेक्शन कमिश्नर को और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को? तो अपॉइंटमेंट तो करता है इसका प्रेसिडेंट। सर प्रेसिडेंट को कौन बताता है कि भैया किस बंदे को इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाए और किस बंदे को इलेक्शन कमिश्नर ना बनाया जाए? तो वो बोलता है कौन, वो बोलता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मतलब, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मतलब मंत्रिमंडल। ठीक है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर बताएगा प्रेसिडेंट को कि किस बंदे को अपॉइंट करना है, प्रेसिडेंट उसी बंदे को अपॉइंट कर देगा। डन डन डन, समझ में आ गया? चलो आगे आते। The Constitution ensures the security of the tenure of Chief Election Commissioner and election commissioners. They are appointed for a 6-year term or continues till the age of 65, whichever is earlier. अब देखो जरा, सर अगर ये लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्शन कमिश्नर बन रहा है या चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन रहा है, तो इनका टाइम पीरियड कितना है? जैसे प्राइम मिनिस्टर 5 साल के लिए आता है, प्रेसिडेंट 5 साल के लिए आता है, वाइस प्रेसिडेंट 5 साल के लिए आता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कितने साल के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेगा, या इलेक्शन कमिश्नर जो है वो कितने साल के लिए इलेक्शन कमिश्नर की तरह काम करेगा? तो 6 साल का टाइम पीरियड होता है इन लोगों का। कितने साल का? 6 साल का। लेकिन अगर
कोई बंदा 62 ईयर्स की एज में क्या बन रहा है, 62 ईयर्स की एज में इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन रहा है, तो इनका टाइम पीरियड 65 ईयर्स तक ही रहेगा। ठीक है, यानी कि या तो 6 साल के लिए बन जाओ या फिर 65 ईयर्स की एज तक बन जाओ। ठीक है, जो भी जल्दी होगा। अगर एज जल्दी कंप्लीट हो रही है तो रिटायर होना पड़ेगा। ठीक है, 50 साल का है तो 56 साल तक काम करेगा। ठीक है, तो इनका टाइम पीरियड होता है 6 ईयर्स का। कितने साल का? 6 साल का टाइम पीरियड होता है, लेकिन अगर 65 ईयर्स के हो जाते हैं तो रिटायर होना पड़ेगा। डन है? डन डना डन है एकदम। The chief election commissioner can be removed before the expiry of the term by the president if both houses of the parliament make such a recommendation with a special majority। ये बोल रहा है कि क्या सर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को या इलेक्शन कमिश्नर को निकाला भी जा सकता है? हाँ, निकाला भी जा सकता है। सर कैसे निकालेंगे? अगर लोकसभा राज्यसभा दोनों के दोनों स्पेशल मेजोरिटी से बिल पास कर दे कि भैया ये जो इलेक्शन कमिश्नर है या चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इलेक्शंस में गड़बड़ी कर रहा है। ठीक है, और अगर लोकसभा के 2/3 मेंबर्स यानी कि 67% लोग बोल दे कि भैया हम एग्री करते हैं, तो राज्यसभा के पास चला जाएगा ये वाला मोशन। राज्यसभा के 2/3 मेंबर या 67% लोग कह दे कि भैया हमें भी लगता है कि ये गड़बड़ी कर रहा है मेंबर, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट अगर उसके ऊपर साइन कर देता है, एसेंट दे देता है अपना, ठीक है, तो क्या कर दिया जाएगा? इस बंदे को हटा दिया जाएगा, किसी और नए बंदे को अपॉइंट किया जाएगा। क्लियर? This is done to ensure that a ruling party cannot remove a chief election commissioner who refuses to favor it in the elections। और ये क्या बोल रहा है? ऐसा क्यों किया जाता है? क्यों इलेक्शन कमिश्नर को निकालने का प्रोविजन भी है? इस वजह से क्योंकि इसको अपॉइंट कौन कर रहा है? रूलिंग पार्टी कर रही है। रूलिंग पार्टी तो अपॉइंट कर रही है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किसका बनता है? रूलिंग पार्टी का बनता है। ठीक है, लेकिन ये अगर रूलिंग पार्टी को ही फेवर करने लग गया तो गड़बड़ हो जाएगी, है कि ना? तो क्या बोल रही है? सिर्फ और सिर्फ मेजॉरिटी नहीं चाहिए। अगर स्पेशल मेजॉरिटी है तो स्पेशल मेजॉरिटी से ही इसको क्या करा जा सकता है? निकाला जा सकता है, वरना निकाला नहीं जा सकता। फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन, क्या क्या फंक्शन है इनके? सुपरवाइजेस द प्रिपरेशन ऑफ अप टू डेट वोटर्स लिस्ट। क्या करते हैं? वोटर्स लिस्ट बनाते हैं। मतलब क्या? अगर तुम लोग एलिजिबल हो वोट देने के लिए तो तुम्हारा नाम वोटिंग लिस्ट में आ जाएगा, तुम्हारा वोटिंग कार्ड वगैरह बनाया जाएगा। ठीक है, तो वो काम किसका है? इलेक्शन कमीशन का काम है। Makes every effort to ensure that the voters list is free of errors like non-existence of names of registered voters or existence of names of those non-eligible or non-existent। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि ये जो वोटर्स लिस्ट बनाई जाती है ये एरर फ्री रखनी है इनको। एरर फ्री का मतलब क्या? अगर कोई बंदा मर चुका है तो उसका नाम हटा देना है। अगर कोई बंदा 18 साल का हो गया तो उसका नाम इंक्लूड करना है ना, उसका वोटिंग कार्ड वगैरह बनाना है। ठीक है, और अगर कोई बंदा यहाँ का नहीं है, उसका नाम किस में है? इस वोटिंग लिस्ट में, तो उसका नाम हटा देना है। ठीक है, कोई नया बंदा अगर माइग्रेशन करके यहाँ पर आया तो उसका नाम क्या करना है? वहां के वोटिंग लिस्ट में डालना है। तो बहुत काम होते हैं इनको। डिटरमाइंस द टाइमिंग ऑफ इलेक्शंस एंड प्रिपेयर्स द इलेक्शन शेड्यूल। इलेक्शन का शेड्यूल बनाता है और इलेक्शन का टाइम डिसाइड करता है कि इलेक्शंस वगैरह कब होने चाहिए, किस टाइम पीरियड में होने चाहिए। ठीक है, द इलेक्शन शेड्यूल इंक्लूड्स द नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शंस। इलेक्शन शेड्यूल में क्या क्या आता है? देखो, नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शंस कि भैया इलेक्शंस का टाइम पीरियड बता दिया कि भैया नोटिफिकेशन कब आएगा इलेक्शंस का। डेट फ्रॉम विच नॉमिनेशंस कैन बी फाइल्ड। ठीक है, तो जो बंदा इलेक्शंस में खड़े होना चाहता है तो वो बंदा क्या कहते हैं? इम्पीचमेंट नहीं कहते। ठीक है, सुनो ध्यान से, मेरी एक चीज बात सुनो। इलेक्शन कमिश्नर को निकालने को इम्पीचमेंट नहीं कहा जाता है, इलेक्शन कमिश्नर के निकालने को रिमूवल ही कहा जाएगा। इम्पीचमेंट का वर्ड हम लोग सिर्फ और सिर्फ यूज करते हैं प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है, ध्यान सुनो। द इलेक्शन शेड्यूल में क्या क्या आता है? एक तो आता है कि भैया नोटिफिकेशन, इलेक्शन होने वाले सबको बता दिया। नॉमिनेशन फाइल करने का टाइम पीरियड। नॉमिनेशन फाइल करने का टाइम पीरियड मतलब क्या? जैसे फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है? इलेक्शन लड़ना है, तो मैं क्या करूंगा? इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में जाऊंगा और नॉमिनेशन फॉर्म फिल करूंगा। तो उसका टाइम पीरियड देता है कि भैया इस टाइम से इस टाइम पीरियड तक नॉमिनेशन फाइल हो सकता है, उसके बाद नॉमिनेशन नहीं लिया जाएगा तुम्हारा। लास्ट डेट फॉर फाइलिंग नॉमिनेशन, लास्ट डेट दी जाती है नॉमिनेशन की। लास्ट डेट फॉर स्क्रूटिनी, स्क्रूटिनी का मतलब क्या? चेकिंग, जांच करना। ठीक है, अब जो भी बंदा इलेक्शन में खड़ा हो रहा है उसकी हर एक चीज की जांच होती है कि भैया केसेस वगैरह कितने हैं इसके ऊपर, क्रिमिनल केसेस वगैरह कितने हैं। ठीक है, इसकी संपत्ति कितनी है, शादी हुई है नहीं हुई है, मेल है फीमेल है, सब चीजों की जांच होती है। तो स्क्रूटिनी, लास्ट डेट फॉर स्क्रूटिनी। लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल, अगर किसी को अपना नाम वापिस लेना है, इलेक्शन में नहीं खड़ा होना है, तो विड्रॉल की डेट भी देता है। डेट ऑफ पोलिंग, इलेक्शंस की डेट कि भैया किस दिन इलेक्शंस होने वाले। एंड डेट ऑफ काउंटिंग, किस दिन वोट गिने जाएंगे। एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स। तो ये सारा के सारा काम इलेक्शन शेड्यूल में आता है और ये सारा के सारा काम कौन करता है? इलेक्शन कमीशन करता है। ठीक है,
चलो आगे आते हैं। ड्यूरिंग दिस एंटायर प्रोसेस द इलेक्शन कमीशन हैज द पावर टू टेक डिसीजंस टू एंश्योर अ फ्री एंड फेयर पोल। ठीक है, और इस सारे टाइम पीरियड में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने के लिए सारे के सारे डिसीजंस किसके होंगे? इलेक्शन कमीशन के होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर इलेक्शन कमीशन को लग रहा है कि कहीं पर गड़बड़ी हुई है किसी भी पोलिंग बूथ में, तो वहां के इलेक्शंस खत्म करवा देगा, किसी कोई और डेट देगा वहां पे इलेक्शंस करवाने की। क्लियर है? कैन पोस्टपोन और कैंसल द इलेक्शन इन द एंटायर कंट्री or a specific state or constituency on the grounds that the atmosphere is violated and therefore a free and fair election may not be possible। और अगर इसको लगता है कि कहीं पर गड़बड़ी हो रही है, पूरे के पूरे इंडिया में ही गड़बड़ी हो रही है, या किसी स्टेट में गड़बड़ी हो रही है, या किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में गड़बड़ी हो रही है, या किसी पोलिंग बूथ पे गड़बड़ी हो रही है, तो वहां के इलेक्शन ये कैंसिल करवा सकता है और कोई और डेट देगा फिर उसको वहां पर इलेक्शन करवाने के लिए। द कमीशन ऑल्सो इंप्लीमेंट्स अ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर पार्टीज एंड कैंडिडेट्स। कमीशन क्या करता है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट देता है। क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट? कि भैया तुम लोग इलेक्शन कैंपेनिंग करोगे, जाके भाषण वगैरह दोगे, तो भड़काऊ भाषण नहीं देना है, ऐसे भाषण नहीं देना है कि दंगे हो जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट देता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मतलब इलेक्शन के टाइम पीरियड में तुम लोगों को किस तरीके से बिहेव करना है, वो सारे के सारे कैंडिडेट्स को बता देता है। आचार संहिता। ठीक है, इट कैन ऑर्डर अ रीपोल इन अ स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसी। क्या कर सकता है? इसको लगता है कि कहीं पर गड़बड़ी हो रही है, ठीक है, वोटों में ऊपर नीचे हुआ है कुछ ना कुछ, तो री इलेक्शंस भी करवा सकता है। इट कैन ऑल्सो ऑर्डर अ रिकाउंट ऑफ वोट्स व्हेन इट फील्स दैट द काउंटिंग प्रोसेस हैज नॉट बीन फुल्ली फेयर एंड जस्ट। रिकाउंटिंग ऑफ वोट्स भी करवा सकता है। वोटों में क्या हो गया, वोट काउंट कर लिए गए लेकिन लग रहा है कि भैया काउंटिंग में कुछ ना कुछ गलती रही गई है, तो क्या कर सकता है? दोबारा से वोटिंग करवा सकता है। द इलेक्शन कमीशन accords recognition to political parties and allots symbols to each of them। पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज करता है। ये रिकॉग्नाइज करने का मतलब क्या? कि भैया कौन सी पॉलिटिकल पार्टी क्या है, छोटी पॉलिटिकल पार्टी मतलब क्या, रीजनल पार्टी कौन सी है, स्टेट पार्टी कौन सी है, नेशनल पार्टी कौन सी है ना? किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ कि कितने परसेंटेज ऑफ वोट्स उनको मिलते हैं, कितने परसेंटेज ऑफ सीट्स उनके पास है लेजिस्लेटिव असेंबली में और पार्लियामेंट में, और उस बेसिस पे ही क्या होता है, उस बेसिस पे ही क्या नेशनल पार्टी का दर्जा या स्टेट पार्टी का दर्जा मिलता है। और उसके साथ साथ क्या बोल रहा है, सिंबल्स भी देता है। ठीक है, तो अगर तुम्हें इलेक्शन में लड़ना है तो तुम्हें क्या करवाया जाएगा, एक स्पेशल सिंबल दिया जाएगा। तो कांग्रेस का हाथ है, ठीक है, या नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की घड़ी है, या बहुजन समाज पार्टी की क्या है, हाथी है, समाजवादी पार्टी का साइकिल है, या भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल है। ठीक है, तो ये सारे के सारे सिंबल्स किसने दिए उसको? ये सारे के सारे सिंबल्स दिए हैं इलेक्शन कमीशन। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है क्या? स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी मींस 2/3 मेजोरिटी ऑफ दोज प्रेजेंट एंड वोटिंग। पता है हम लोगों को, हम लोगों ने किया है इसको कई बार। 2/3 मेजोरिटी को स्पेशल मेजोरिटी बोला जाता है। सर किसकी 2/3 मेजोरिटी? जितने भी लोग प्रेजेंट है उस टाइम पीरियड में, उसका 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है। एंड सिंपल मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है? स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है कि मान लो कि 100 जन है, 100 जने प्रेजेंट है, तो 100 जनों में से 2/3 कितने हो जाएंगे? 67 बंदा। इसको बोलते हैं अपन स्पेशल मेजोरिटी। और टोटल मेंबर ऑफ हाउस का क्या होना चाहिए? 50% भी होना चाहिए, तो इसी में वो काउंट हो जाता है। ठीक है, आगे आते सजेशंस फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए भी बहुत सारे सजेशंस आते हैं। आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन शुड बी चेंज फ्रॉम द एफपीटीपी टू सम वेरिएंट ऑफ द पीआर सिस्टम। तो कई बार सजेशंस आते हैं कि हमारा जो सिस्टम है, किस चीज का, एफपीटीपी वाला सिस्टम, इसको चेंज करके पीआर सिस्टम करा जाए, या कुछ ना कुछ पीआर सिस्टम का चीजें जो है वो इंक्लूड करवा दिया जाए। तो इस चीज के भी क्या आते, सजेशंस आते कि हमारा इलेक्शन सिस्टम चेंज होना चाहिए। दिस वुड एंश्योर दैट द पार्टीज गेट सीट एज फार एज पॉसिबल इन प्रोपोर्शन टू द वोट्स दे गेट। इससे क्या फायदा होगा कि जितने परसेंटेज ऑफ वोट्स मिलेंगे पार्टीज को, उतने परसेंटेज ऑफ सीट्स भी उनको मिलेंगे पार्लियामेंट में या लेजिस्लेटिव असेंबली में। देयर शुड बी अ स्पेशल प्रोविजन टू एंश्योर दैट एटलीस्ट 1/3 वुमेन आर इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट एंड असेंबलीज। और ये भी सजेशन आते हैं कि भैया औरतों के लिए, जो कि 50% ऑफ द ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पॉपुलेशन है, उनको भी क्या करें, उनको भी जगह मिले। कहाँ पर? पार्लियामेंट में। कम से कम 33% औरतें बैठे पार्लियामेंट में। इस चीज के भी सजेशंस आते। और महिला आरक्षण बिल आप लोगों ने देखा होगा, वो इसीलिए आया था। देयर शुड बी स्ट्रिक्टर प्रोविजंस टू कंट्रोल द रोल ऑफ मनी इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। है ना, इलेक्शन के टाइम पीरियड में पैसा बहुत ज्यादा मैटर करता है, बहुत ज्यादा पैसा लगाया जाता है ना। इवन सरपंच के इलेक्शंस में भी लाखों रुपए लगाया जाता है। ठीक है, तो इस चीज को भी क्या करना चाहिए, इस चीज को भी कंट्रोल करने की सजेशंस आते हैं। द इलेक्शंस एक्सपेंसेस शुड बी पेड बाय द गवर्नमेंट आउट ऑफ अ स्पेशल फंड। और ये बोल रहा है कि इलेक्शन
में जो पैसा खर्च होता है वो पैसा किसने खर्च करना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खर्च करे उसको एक स्पेशल फंड बनाकर, ठीक है। तो इस चीज के भी क्या आते हैं, इस चीज के भी सजेशंस आते हैं। कितना बचा यार ये, ठीक है खत्म ही हो गया। देखिए क्या बता रहा है, कैंडिडेट्स विथ एनी क्रिमिनल केसेस, देखो सजेशंस और क्या आ रहे हैं, कैंडिडेट विथ एनी क्रिमिनल केसेस should be barred from contesting elections even if their appeal is pending before the court। ये भी बोला जाता है कि अगर किसी के ऊपर छोटा सा भी क्रिमिनल केस हो गया तो उसको क्या करना चाहिए, बैन करना चाहिए कि भैया तुम लोग इलेक्शन अब नहीं लड़ सकते। देयर शुड बी कंप्लीट बैन ऑन द यूज ऑफ कास्ट एंड रिलीजियस अपील्स इन द कैंपेन, और ये भी बोला जाता है कि भैया कास्ट पॉलिटिक्स और रिलीजन के बेस पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। ये वाला भी सजेशन आते रहते हैं। देयर शुड बी अ लॉ टू रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज and to ensure that they function in a transparent and democratic manner, और पॉलिटिकल पार्टीज को रेगुलेट करने के लिए भी क्या आने चाहिए, लॉज आने चाहिए, ठीक है। और क्या देश को तोड़ने वाली जो पॉलिटिक्स होती है वो सारी की सारी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। ऐसे ऐसे सजेशंस आते रहते हैं और यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर समाप्त होता है, ठीक है। चलो आई होप आप लोगों ने क्या करा, आप लोगों ने बहुत एंजॉय करा होगा इस चैप्टर को, ठीक है। अगर एंजॉय किया है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, मुझे दिखाइए, बहुत 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 सारा प्यार। और ऐसे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स लेकर, टॉपिक्स लेकर मैं मोइन पठान आप लोगों के सामने रोज बरोज आता रहूंगा। तब तक के लिए मोइन पठान आप सबसे कहता है जय हिंद।